आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। इस चैप्टर में ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, हमारा जो ये हिस्ट्री है ना, 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मीडिएवल हिस्ट्री और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्लास 6 में जो आपने पढ़ा था वो एंशिएंट हिस्ट्री था। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब होता है बहुत पुराने ज़माने का हिस्ट्री, बहुत पुराने ज़माने का हिस्ट्री। तो वो हो गया हमारा क्लास 6 में एंशिएंट। क्लास 7 में जो आपने पढ़ा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे अपना लास्ट चैप्टर, ये है मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री में ज़्यादातर बात होता है मुगल्स के बारे में, यानी कि मुस्लिम राजाओं के बारे में। फॉर एग्जाम्पल बाबर, अकबर, हुमायूं, है ना, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इन सब के बारे में बात होता है। इसके बाद जो क्लास 8 में आप पढ़ोगे वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आप पढ़ोगे अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज़ इंडिया में किस तरीके से आए, क्यों आए थे, कैसे वो लोग हम लोगों को लूट के चले गए, कैसे उन्होंने इंडिया में 200 साल तक राज किया। तो हिस्ट्री हमारा कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट में। पहला एंशिएंट, जो कि आपने पढ़ा कहाँ पे? क्लास 6 में, जिसमें आपने पढ़ा बहुत पुराने पुराने ज़माने के बारे में। फिर क्लास 7 में आपने पढ़ा मिडिएवल हिस्ट्री। मिडिएवल हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा? मुगल राजाओं के बारे में, मुगल्स के बारे में बेसिकली, यानी कि मुस्लिम राजा के बारे में। फिर क्लास 8 में आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आप पढ़ोगे खास करके किसके बारे में? अंग्रेज़ों के बारे में, कि अंग्रेज़ों ने इंडिया में आए, कैसे आए, क्यों आए थे, क्या लेकर गए, है ना, किधर से आए थे, किधर गए, ये सब चीज़ें। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अपने क्लास 7 का हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी वो सबसे लास्ट चैप्टर, तो बताइए क्लास 7 में आप क्या कंप्लीट करने जा रहे हैं? ये बताइए पहले। क्लास 7 में आप कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना मेडिएवल हिस्ट्री। तो क्लास 8 में जैसे ही आप आओगे तो मेडिएवल तो खत्म हो चुका क्लास 7 में, तो क्लास 8 में क्या स्टार्ट हो जाएगा? मॉडर्न। यानी कि इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे कि आखिर मेडिएवल हिस्ट्री किस तरीके से हमारा ख़त्म हुआ, क्योंकि ये ख़त्म होगा तभी क्लास 8 में हमारा हिस्ट्री अलग वाला स्टार्ट होगा, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम लोग कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? अच्छा, पहले 2 सवाल का जवाब दीजिए। पहला, क्लास 7 में आप कौन सा हिस्ट्री पढ़ रहे हो? एंशिएंट, मेडिएवल या मॉडर्न? मेडिएवल। और इसमें मेडिएवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में ज़्यादातर? मुगल्स के बारे में, मुस्लिम राजा के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर मुगल्स का अंत किस तरीके से हुआ, क्योंकि मुगल्स का अंत होगा तभी जाकर इंडिया में कौन आएगा? अंग्रेज आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। इंडिया में मुगल्स यानी कि मुस्लिम राजा का जो शासन था, जो पावर था, वो खत्म होगा पूरी तरीके से, तभी जाकर हमारे इंडिया में कौन इंटर करेगा? अंग्रेज करेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि आखिर मुगल्स यानी कि मुस्लिम राजा जो इतने पावरफुल हुआ करते थे, उनका पावर किस तरीके से ख़त्म हुआ, कैसे उन लोगों ने रूल किया इंडिया को, क्या कारण था जिसकी वजह से इंडिया में मुगल्स का पावर घटता चला गया, और उसका पावर घटा तो पावर में फिर दोबारा आया कौन? मुगल्स आ गए। इसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये सब मुगल राजा, ये सब मुगल राजा हैं, मुस्लिम राजा हैं। एक से एक राजा थे, इतना पावरफुल राजा, मतलब लाजवाब राजा, खतरनाक प्रकार के, जो किसी से डरने वाले नहीं थे, ऐसे ऐसे राजा थे। तो आखिर वही हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये लोग कमज़ोर पड़ गए, सारे ख़त्म हो गए मुगल्स, और अंग्रेज यहाँ पे आ गए। तो वही हम लोग इस चैप्टर में अपना पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, ये हमारे क्लास 7 का हिस्ट्री के अंदर सबसे लास्ट चैप्टर है। इसको आप कंप्लीट करोगे तो क्लास 7 का आपका हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, और यहीं पे आपका पूरा का पूरा मेडिएवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास 8 में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वो हमारा हिस्ट्री कौन सा होगा? मॉडर्न होगा, जहाँ पे आप ये पढ़ोगे कि मुगल्स जा चुके हैं, ख़त्म हो चुका उनका सब कुछ, अब वो ख़त्म कैसे हुआ वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे अभी। और क्लास 8 में आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कि मुगल्स जब गए तो अंग्रेज कैसे यहाँ पे आए। तो पता चला इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक लाइन में यदि बोलना चाहें तो ये पढ़ेंगे कि मुगल्स का शासन, मुगल्स का पावर, मुगल्स का कंट्रोल इंडिया में किस तरीके से ख़त्म होता चला गया, वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। समझ में आया बात पूरा? तो आइए आखिर पढ़ते हैं और समझते हैं
कि क्या कारण थे जिसके वजह से मुस्लिम राजाओं का कंट्रोल, पावर, दबदबा के लोग तरीके से आप इंडिया में कैसे ख़त्म होता चला गया। तो पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन है, आइए उसी को हम लोग पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। लिखा हुआ क्या है देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स in the subcontinent during the first half of the 18th century from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat in 1761। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मुगल्स, अच्छा इस बात जानना, मुगल में सबसे आखिरी राजा कौन थे? औरंगजेब। मुगल्स में मतलब कि मुस्लिम राजा में सबसे लास्ट वाले राजा कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब जब मरे तो पूरी तरीके से मुगल्स क्या हो गए? ख़त्म हो गए, ठीक ना। अब जब औरंगजेब के मरने के बाद मुगल्स का पूरा पावर ही ख़त्म हो गया तो अब फिर आएगा कौन? अंग्रेज आएंगे, इंडिया में ब्रिटिशर्स आएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि 1707 से, हाँ बोलो सर, जब मैं ये जो कौन सा? औरंगजेब, हाँ औरंगजेब, वो मरा होगा तो उस पे भी तो कोई किसी ने हमला किया होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मुगल नहीं थे, वो मतलब वो मुस्लिम नहीं थे। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि यहाँ पे ना बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे बात हमेशा मीडिएवल हिस्ट्री में ज़्यादातर बात किसका होगा? मुगल्स का बात होगा। तो यहाँ पे मुगल्स का सबसे आखिरी राजा कौन? औरंगजेब। औरंगजेब जब जाएंगे, ख़त्म होंगे, तो फिर आएंगे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स। ओके, तो आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं, आखिर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स इन दिस सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी फ्रॉम 1707। अब देखो होता क्या है, 1707 में, 1707 से लगभग आप कह सकते हो कि हमारे इंडिया में अंग्रेजों का आना जाना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। When औरंगजेब died till the third battle of पानीपत in 1761, यानी कि एक लड़ाई होता है बेसिकली पानीपत में, उस लड़ाई में औरंगजेब मर जाता है, ठीक। ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि यही चीज़ आप जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही औरंगजेब मरता है वैसे ही इंडिया में अंग्रेज का पावर, ब्रिटिशर्स का पावर बढ़ जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर अंग्रेज़ों ने अपना पावर पहले क्यों नहीं बढ़ाया? इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि औरंगजेब उसको अपना पावर बढ़ाने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि औरंगजेब बहुत बड़े राजा थे ना, उनके रहते अंग्रेज उतना ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाते। तो अंग्रेज़ों को मौका मिल गया, जैसे ही औरंगजेब मरा अंग्रेज़ों ने मौका देखा कि इससे अच्छा कोई चांस हो नहीं सकता इंडिया पे कब्जा करने का, अंग्रेज़ों ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो औरंगजेब अब मरा कैसे वो समझो पहले। औरंगजेब का लड़ाई हुआ पानीपत में, और औरंगजेब अब किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बहुत दूर की बात है, उसको आप छोड़ो। बस आप इतना समझो कि पानीपत में एक लड़ाई हुआ औरंगजेब का, उस लड़ाई में औरंगजेब मर गया, ठीक। अब जब औरंगजेब मरा तो बताइए एंट्री किसका हो चुका होगा? अंग्रेज का। इतना बड़ा राजा तो हाँ बिल्कुल, औरंगजेब बहुत बड़े राजा थे, लेकिन जैसे ही ये मरे अंग्रेजों को मौका मिल गया आगे बढ़ने का। यही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या समझ में आया आपको? इसमें बस इतना समझना है कि औरंगजेब जैसे ही मरा वैसे ही इंडिया में अंग्रेजों का पावर बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपना ये तो इंट्रोडक्शन के तरीके से हो गया छोटा सा, अब डिटेल में आपको पढ़ना है तो डिटेल में यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा है द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। इसका मतलब ये हो गया कि मुगल एम्पायर हमारा, यानी कि मुस्लिम राजाओं का पावर कैसे इंडिया में ख़त्म होता चला गया, और लास्ट के जो हमारे राजा बचे फॉर एग्जांपल औरंगजेब, उनके साथ क्या हुआ। तो आइए समझते हैं क्या है। पहला, एम्पायर औरंगजेब हैड depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan। दक्कन का मतलब क्या है समझो,
ये जो आप आज इलाका देखते हो ना, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का, उसके नीचे कर्नाटक, उसके नीचे थोड़ा सा महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, है ना, ये सब जो इलाका है बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं दक्कन। ठीक ना, ध्यान रखना। यानी कि अगर आपको समझना हो कि ये दक्कन कहाँ पे पड़ता है इलाका, तो थोड़ा सा आप समझो कि इंडिया का मैप ध्यान में लाओ और आपको जो स्टेट बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना। मध्य प्रदेश, पूरा पूरा पार्ट नहीं, हल्का मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके जो हमारे हैं ये दक्कन वाले इलाके थे। ठीक ना, इसको हम लोग दक्कन, दक्कन प्लेट्यू भी आपने नाम सुना होगा, तो वही चीज़ है। अब हुआ क्या कि मुगल्स का यानी कि मुस्लिम सबसे जो आखिरी राजा थे, मुस्लिम में जो सबसे आखिरी राजा थे उनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब इस दक्कन में यानी कि इन सारे जगहों पर दूसरे दूसरे राजाओं से खूब लड़ाई लड़ता रहता था। क्यों लड़ता था भाई? क्योंकि सब राजा का सपना क्या होता है कि दूसरे को मारो, उसका एरिया अपने कंट्रोल में कर लो। तो औरंगजेब के मन में भी यही ख्याल था। तो औरंगजेब कई सारे छोटे छोटे राजाओं से लड़े, हिंदू राजाओं से लड़े। इस चक्कर में हुआ क्या कि औरंगजेब का सारा पैसा, खजाना उस लड़ाई में क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ रही है बात? अब बताओ, क्या औरंगजेब लंबे समय तक राज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि समझो आप, यदि उसको राज करना है तो उसको क्या रखना पड़ेगा अपने पास? मिलिट्री रखना पड़ेगा, आर्मी रखना पड़ेगा। और आर्मी आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसको पैसा दोगे। आपके पास पैसा है नहीं, खजाना है नहीं, तो कोई भी आदमी औरंगजेब के लिए लड़ाई लड़ने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो औरंगजेब लगातार लंबे समय तक दक्कन में कई सारे राजाओं से लड़ाई करता रहा, जिसके वजह से इनका सारा पैसा क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अंडर हिज सक्सेसर्स द एफिशिएंसी ऑफ द इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। और जब 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ, 1707 में जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ, तो उसके बाद छोटे छोटे जो एक तरीके से कह लो मंत्री वगैरह थे औरंगजेब के दरबार में, उन लोगों ने कब्जा करना स्टार्ट कर लिया। अब जरा समझना यहाँ पे पूरा ना कहानी समझो। राजा कौन है? औरंगजेब। उनके अंदर में क्या मंत्री वगैरह काम नहीं करते होंगे? करते थे। तो मंत्री लोगों को भी थोड़ा सा मौका दिख गया। उनको दिखा कि यार हमारा मुखिया ही नहीं रहा, तो क्यों ना मुखिया जहाँ जहाँ कब्जा किया था उसको हम लोग आपस में बांट ले। जैसे जैसे हुआ क्या, औरंगजेब तो मेन राजा था, औरंगजेब के अंदर में कई सारे मिनिस्टर्स वगैरह, मंत्री वगैरह काम करते थे। तो उन लोगों ने देखा कि औरंगजेब तो रहा नहीं अब, तो इतना बड़ा एरिया क्या हम खाली जाने दें? तो उन मंत्रियों ने क्या किया, अपना अलग अलग एरिया बांट लिया कि भाई इधर हम रूल करेंगे, उधर तुम रूल करना, इस तरीके से। लेकिन उनको भी रूल करने का उतना ढंग पता नहीं था औरंगजेब के जितना, तो वो एरिया भी उनके हाथ से चला गया। समझ रही है बात? ये चीज़ था। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्पायर्स टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब जब मरा तो पावर किसके हाथ में आ गया? छोटे छोटे पावर उनके मुखिया लोगों के हाथ में, मिनिस्टर्स वगैरह के हाथ में। उन लोगों ने भी अपने एरिया को सही तरीके से संभाल नहीं पाया। किस से कितना टैक्स लेना है, किसको किस तरीके से कैसे हैंडल करना है, किसको क्या पावर देना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये उन लोगों को उतना आइडिया समझ में नहीं आया। ठीक ना। आगे बेसिकली कहा यह जा रहा है कि औरंगजेब जब गया तो इन लोगों से भी उसका एरिया संभल नहीं पाया। ठीक ना। आगे नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, यानी कि बेसिकली सूबेदार, गवर्नर को हम लोग क्या बोलते थे उस समय पे? सूबेदार बोलते थे। ऑफन कंट्रोल्ड द ऑफिसेस ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग दीवानी और फौजदारी कहते हैं। आप यहाँ पे दो वर्ड है बेसिकली, रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इसको दीवानी और फौजदारी कह सकते हो, उस टाइम के लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते थे। तो अब हुआ क्या, नोबल्स के मतलब जो छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राजा मंत्री वगैरह, उनको गवर्नर बना दिया गया। वो उन्होंने बेसिकली अपने अंडर में लोगों को गवर्नर बना दिया कि भैया तुमको हम ये एरिया देते हैं, तुम इसको जाकर उधर संभालो। और कुछ लोगों को रेवेन्यू यानी कि पैसा किससे कितना लेना है, किससे कितना टैक्स लेना है, उनको वो ऑफिसर बना दिया। और कुछ लोगों को मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, यानी कि तुम हमारा आर्मी संभालोगे। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जब औरंगजेब मरा तो उनके जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने आपस में क्या किया, अपना एरिया बांट लिया।
और उन्होंने भी अपने अंडर में किसको रखा, गवर्नर को रखा, रेवेन्यू यानी कि पैसा कलेक्ट करने वाला एक ऑफिसर रखा, आर्मी को संभालने वाला एक ऑफिसर रखा। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने सही तरीके से रूल नहीं कर पाया, क्योंकि इनको उतना आइडिया नहीं था। ये लोग केवल मंत्री थे। देखो, मंत्री होना अलग चीज़ है और पूरे एरिया को संभालना वो अलग चीज़ होता है। तो ये लोग अभी तक किस तौर पे काम करते थे, मंत्री के तौर पे, लेकिन अब किस तौर पे काम कर रहे हैं, राजा के तौर पे। संभालना है उनको पूरा, क्या कभी कर पाएंगे, नहीं कर पाए, इसीलिए और ये धीरे धीरे कमज़ोर होते चलेगा। आगे, दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। यानी कि जहाँ तक औरंगजेब का कब्जा फैला हुआ था, उन पूरे इलाके को इन सारे मिनिस्टर्स ने आपस में बांट के कुछ दिन तक कंट्रोल किया, राज भी किया। लेकिन आगे चल के आप देखोगे कि कोई भी अच्छी तरीके से उसको सक्सेसफुली चला नहीं पाया। ठीक ना। आगे, एज द गवर्नर्स consolidated their control over the provinces, the revenue to the capital declined। अब जरा एक बात बताइए, राजा साहब ने क्या किया, जो मिनिस्टर थे पहले औरंगजेब के दरबार में, वो अब क्या बन गए, अपने इलाके के राजा बन गए। उन्होंने क्या कर लिया, लोगों को अपने यहाँ पे गवर्नर को रख लिया, तुम हमारे लिए सारा काम करो। अब जरा देखो, राजा ने अपने अंडर में लोगों को काम करने के लिए रखा, लेकिन राजा खुद नहीं देख रहा है कि कैसे काम हो रहा है, सही से टैक्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो बताइए, जिस आदमी को अपने काम सौंपा होगा, क्या वो पूरी तरीके से ईमानदार होंगे, इसका क्या गारंटी है भाई, कोई गारंटी नहीं है। तो जिस जिस लोगों को इन्होंने मिलिट्री ऑफिसर, फिर से रेवेन्यू ऑफिसर, फिर से गवर्नर बनाया था, वो सारे के सारे करप्ट लोग निकले, वो खुद अपना पॉकेट भरने में लग गए। तो अब जरा सोचो, क्या कभी राजा उतने बड़े एरिया को कंट्रोल कर पाया सही तरीके से, नहीं कर पाया। क्योंकि हुआ ये कि राजा ने जिसके ऊपर भरोसा किया वही गद्दार निकल गया, तो कभी भी अच्छे तरीके से वो लोग उसको रूल नहीं कर पाए। पैसा धीरे धीरे राजा का कम होता चला गया। राजा भी नहीं समझ पा रहा है कि भाई आखिर पैसा आने के बजाय घटता कैसे चला जा रहा है, क्योंकि असल में हो ये रहा था कि जो बीच में लोग थे, राजा के जो लोग थे, वही पैसा पूरा मार ले रहे थे। ठीक ना। आगे, पीजन एंड जमींदारी रेवेलियंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दीज प्रॉब्लम्स। अब जो किसान थे, जो जमींदार थे, उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पता है क्यों? क्योंकि देखो, राजा ने तो कह दिया कि सबसे जाके टैक्स लो, लेकिन भाई जो छोटा सा किसान है, जो छोटे ज़मींदार आदमी है, वो आपको मनमानी यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स कैसे दे पाएगा? कभी दे पाएगा? वो कभी नहीं दे पाएगा। उसके पास रहेगा तब तो देगा, लेकिन आप मार पीट के ज़बरदस्ती उससे ले रहे हैं। तो बताइए, सबसे ज़्यादा बुरा हाल किसका होगा? ज़मींदार लोगों का, किसान लोगों का, क्योंकि उनका फसल अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन आप पैसा लेके चले जा रहे हैं इसके बावजूद भी, तो उनका हालत और ख़राब होता चला गया। These revolts were sometimes caused by the pressure of mounting taxes। वही बात यहाँ पे भी है, कई बार तो इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता था, किसानों के बीच में, राजा के आदमी के बीच में। क्यों झगड़ा होता था? किसानों का कहना था कि हम टैक्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, फसल अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन राजा के ऑफिसर क्या बोलते थे? भैया हम टैक्स लेने के लिए आए हैं, हम टैक्स लेकर जाएंगे, चाहे तुम आप टैक्स कहीं से भी दो, हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये बड़ा दिक्कत वहाँ पे होता था, तो लड़ाई झगड़ा भी कई बार हो जाता था। द मुगल एम्पायर्स आफ्टर औरंगजेब वेयर, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, समझिए। द मुगल एम्पायर्स आफ्टर औरंगजेब वेयर अनएबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups। यानी कि औरंगजेब के बाद जो छोटे छोटे राजा बने, वो राजा बने बाद में, पहले क्या थे बताओ? औरंगजेब के दरबार में छोटे से मंत्री हुआ करते थे। औरंगजेब गया तो सारे मंत्री ने क्या कर लिया, अपने अपने एरिया को बांट लिया कि भैया हम इधर रूल करेंगे, तुम इधर रूल करना। तो वो अपने इलाके के क्या बन गए? राजा बन गए। लेकिन कोई भी राजा सही तरीके से औरंगजेब के जाने के बाद नहीं चला पाया। क्यों नहीं चला पाया? क्योंकि वो लोगों को सारा काम दे देते थे, लेकिन खुद भी जाके कभी देखते नहीं थे कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो औरंगजेब के बाद कोई भी सही तरीके से चला नहीं पाया, कोई भी नहीं। ठीक ना। आगे, इन द मिडस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस द न्यू रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह। अब ये सब चल ही रहा था। अब जब आप सोचो, अभी तुरंत मौत किसका हुआ है? औरंगजेब का। पावर किसके हाथ में आया? उसके मंत्री लोगों के हाथ में।
वो खुद अपने इलाके को चला नहीं पा रहा है। तो बताओ क्या इस अफरा तफरी माहौल का कोई दूसरा आदमी फ़ायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। बाहर से बैठ के कुछ राजा हैं जो देख रहे हैं कि औरंगजेब जो इंडिया का बहुत पावरफुल राजा था, उसके सामने अंग्रेज चूं तक नहीं करता था, वो राजा मर गया। उसके जो छोटे छोटे मंत्री थे उन्होंने अपने आपस में एरिया को बांट लिया, लेकिन वो भी उसको चला नहीं पा रहे हैं। तो बाहर बैठे हुए राजा कुछ हैं जो कि देख रहे हैं कि भैया ये सबसे अच्छा मौका इंडिया पे अटैक करने का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है ईरान का। ईरान में एक राजा बैठा हुआ था, राजा का नाम है नादिर शाह। sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amounts of wealth. ईरान हमारा एक अलग देश है। ईरान में बैठ के एक राजा देख रहा था, नादिर शाह उसका नाम था, कि भैया इंडिया में ये सब अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, यही अच्छा मौका है इंडिया पे अटैक करने का। और इंडिया पे एक बार हम अटैक कर दिए तो औरंगजेब ने जितना भी संपत्ति वगैरह बनाया होगा सब हमारा हो जाएगा। तो ईरान के राजा जिनका नाम था नादिर शाह, वो कहीं और अटैक नहीं करते हैं बल्कि दिल्ली में ही करते हैं, सोचो। और औरंगजेब सब कुछ चलाता कहाँ से था? दिल्ली से। तो दिल्ली से औरंगजेब सब कुछ देखता था और दिल्ली पे ही अब कब्जा कर लिया। तो ज़रा सोचिए उस नादिर शाह के पास कितना खजाना आया होगा, बहुत ज़्यादा, लाजवाब, है ना। तो इस तरीके से हुआ। उसके बाद क्या हुआ फिर और देखो थोड़ा सा। अब ये तो हो ही गया हमारा। एक राजा और हैं जो कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दी अफगान, अफगान मतलब अफगानिस्तान का बात हो रहा है। दी अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, ये आदमी भी अफगानिस्तान के राजा हैं और ये भी बाहर से बैठ के, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश पड़ता है, वो भी बाहर से बैठ के देख रहा है कि भैया इंडिया में जब ईरान का राजा जाके अटैक कर सकता है, लूट सकता है, तो हम तो और बगल में हैं, अफगानिस्तान तो इंडिया का और बगल में है, तो हम क्यों नहीं जाकर अटैक करेंगे? तो ये भी इंडिया में आ गए अटैक करने के लिए। उनका नाम था राजा का अहमद शाह अब्दाली, हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 times बिटवीन 1748 एंड 1761। यानी कि 1748 से लेकर 1761 के बीच में ये अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का राजा था, ये इंडिया में इस टाइम पीरियड के अंदर 5 बार अटैक करता है, सोचो 5 बार। और खास करके किधर? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया बोले तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब पार्ट में 5 बार अटैक किया है, सोचो। तो सोचो ये 5 बार में कितना कुछ लूट के गया होगा, पूरा कंगाल कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद, इतना लूटा है, इसके बावजूद बहुत कुछ छूट के रह गया। और वो फिर बाद में छूटा हुआ चीज़ कौन लूटेगा? अंग्रेज, जो कि अब आएगा क्लास 8 में, जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। Under pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different groups of nobles. तो देखो क्या कितना खतरनाक सिचुएशन है अभी इंडिया में। औरंगजेब मरा, पूरा पावर खत्म, उसके मंत्रियों ने पावर अपने आप में बांट लिया, वो भी अपने इलाके को नहीं चला पा रहे हैं, सब आपस में लड़ जा रहे हैं। तो पहला अटैक किसने किया? ईरान के राजा ने किया। उसके बाद अटैक किसने किया? 5 बार अफगानिस्तान के राजा ने। इतना सब कुछ होने के बाद ना, मुगल का एक भी छोटा राजा भी अब जिंदा नहीं था। जिंदा था भी तो राजा नहीं था, वो हटा दिया उसको राजा के पद से, सब कंगाल हो गए। इस तरीके से इंडिया में मुगल्स का पावर क्या होता चला गया? घटता चला गया। सुन ये बात, ये चीज़ें हैं। उसके बाद देयर वेयर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, द ईरानीज एंड तुरानीज। अब इंडिया हमारे हो गए 2 पार्ट में डिवाइड। पहला ईरानीज का मतलब हो गया ईरान के राजा यहाँ पे अटैक करने लगे। ईरान के राजा ने कुछ इलाका इंडिया का अपने कब्जे में कर लिया, और कुछ राजा हमारे तुर्की से भी आए थे, टर्की जिसको आप टर्की बोलते हो ना, वहाँ से भी। तो इन दोनों ने इंडिया के अंदर अपना अपना इलाका बांट लिया कि भैया तुम इधर इलाका रूल करो, हम इधर का रूल करेंगे। समझ आ रही है बात? तो अभी तक मुगल्स रूल करते थे, मुगल्स गए, उनके मंत्रियों ने रूल किया, वो गए तो अफगानिस्तान के राजा ने अटैक किया, फिर ईरान के राजा ने अटैक किया, और अब तुर्की के भी कुछ राजाओं ने अटैक यहाँ पे किया, और ये सब आपस में अपने अपने इलाके को इंडिया में बांट लिए। देखो कंट्री हमारा है, इलाके को बांट कौन रहे हैं? ये सारे लोग, जैसे कि इनका खुद का है। और ये पहले ऐसा ही होता था,
पहले ऐसा ही होता था, जो जिस पर अटैक कर दिया उसको अपने कब्जे में कर लिया, जीत लिया, वो इलाका उसका हो गया। ऐसा ही पहले होता था। आगे, द लेटर मुगल एम्पायरर्स वेयर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ आइदर वन और द अदर ऑफ दीज टू पावरफुल ग्रुप्स। अब जो छोटे छोटे राजा बच भी गए होंगे, अच्छा मैं बताओ, सबसे पावरफुल मुगल्स का लास्ट राजा का नाम औरंगजेब। उसके बाद छोटे छोटे राजा कई सारे हुए, लेकिन उनमें उतना दम औरंगजेब के जितना नहीं था। तो ध्यान रखना, यदि आपसे कोई पूछे चलते फिरते कि मुगल का सबसे लास्ट राजा कौन था, तो आप क्या बोलोगे? औरंगजेब बोलोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि औरंगजेब के बाद कोई मुगल राजा था ही नहीं, था, लेकिन उतना पावरफुल नहीं था। तो जब भी लास्ट मुगल राजा के बारे में बात होगा तो हमेशा हम लोग औरंगजेब का ही नाम लेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया में जो छोटे छोटे राजा थे जिन्होंने अपने अपने इलाके को बांट लिया था औरंगजेब के मरने के बाद, वो केवल और केवल क्या बन के रह गए थे? पपेट। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। ये ईरान के राजा, तुर्की के राजा जो बोलते थे वो इन लोगों को मानना पड़ता था। नहीं मानेंगे तो मारे जाओगे, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इंडिया में मुगल्स का जो पावर था वो धीरे धीरे घटता चला गया। सुना रही है बात? और इंडिया में पावर बढ़ता किसका चला गया, ये बताओ पहले। अभी फिलहाल अंग्रेज तो बाद में आएंगे थोड़ा, अब अंग्रेजी आएगा, लेकिन अभी फिलहाल मुगल्स के जाने के बाद किसका पावर बढ़ गया इंडिया में? दो का, ईरान का, ईरान के राजा का, और तुर्की के राजा का। ठीक, अब इनके बाद कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे, ठीक है ना। ये सब उतना दिन तक रूल नहीं कर पाता है, इन सबको तो अंग्रेज ऐसे मार के भगा देता है, समझ रही है बात। तो इनसे ये सब उतना दिन तक रूल नहीं कर पाता है, लेकिन इन्होंने भी इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक रूल किया था। अंग्रेज जब आते हैं तो ये लोग बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाते हैं, समझ रही है बात। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आए सबको? कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस करा था वो समझ में आया था सबको। पिछले क्लास में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इंडिया में मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल का जो शासन था वो किस तरीके से धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। उसके पीछे कई सारे कारण थे, ये हम लोगों ने देख लिए, है ना। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को, टॉपिक का नाम है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। तो आइए देखते हैं इस वाले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। With the decline in the authority of the Mughal emperors, the governors of large provinces, subedars and the great zamindars consolidated their authority in different parts of the subcontinent। इसमें वही बात लिखा हुआ है जो हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, वो ये कि जैसे ही औरंगजेब मरे, यानी कि मुग़ल का जो सबसे आखिरी राजा था पावरफुल, वो कौन थे? औरंगजेब थे। जैसे ही वो मरे, उनके मरने के बाद जो छोटे मोटे राजा थे या फिर जो छोटे मोटे मंत्री ज़मींदार वगैरह थे इनके दरबार में, उन सारे लोगों ने आपस में अपना एरिया बांट लिया कि भाई अब हमारा मुखिया रहा नहीं तो इतने बड़े एरिया को हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, है ना। तो वो सारे ने अपने में आपस में एरिया को क्या कर लिया? बांट लिया, और अच्छी तरीके से वो लोग रूल करने लगे। लेकिन वो लोगों ने भी अच्छी तरीके से रूल उतना कर नहीं पाई, हम लोगों ने कल देखा था, है ना। तो वही बात लिखा हुआ है कि जैसे ही औरंगजेब मरा, जितने भी छोटे छोटे पावरफुल लोग थे उन्होंने अपने अंडर में वो एरिया ले लिया, जो एरिया पहले किसका हुआ करता था? औरंगजेब का। वो उन्होंने कुछ दिन तक चलाया भी अपने अपने एरियाज़ को, लेकिन वो लोग अच्छी तरीके से उसको चला नहीं पाए, हैंडल नहीं कर पाए। थ्रू द 18th century द मुगल एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। अब देखो हुआ क्या, अभी तक पूरे जगह पे कब्जा किसका था? औरंगजेब का। अब औरंगजेब नहीं है तो सारे लोगों ने क्या कर लिया? अपना अपना एरिया बांट लिया। अब जब सारे लोगों ने अपना अपना एरिया बांटा ना, तो उन्होंने अपने अपने एरिया का अलग अलग नाम भी रख दिया कि भैया इधर ये हमारा एरिया है, इसका नाम ये रहेगा, उधर तुम्हारा एरिया है, तुम्हारे एरिया का नाम कुछ और रहेगा, उधर तुम्हारा एरिया है, तुम्हारे भी एरिया का नाम कुछ और रहेगा। यानी कि जब औरंगजेब रूल कर रहे थे तो उन्होंने इतना ज़्यादा एरिया बांटा नहीं था, जितना दूर तक औरंगजेब का कब्जा है उसी का है, उसको बांटना नहीं है। लेकिन जैसे औरंगजेब मरे, सारे लोगों ने अपना अपना एरिया क्या कर लिया? बांट लिया, और बांट लिया तो सारे लोगों ने अपने अपने एरिया का अलग अलग नाम भी रख दिया। तो कई सारे स्टेट उस समय पे बन गए। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं पावरफुल, औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरने के बाद मान लेते हैं 10 लोग हैं पावरफुल लोग हैं, उन सारे 10 के 10 लोगों ने अपने अपने एरिया का अलग अलग नाम रख दिया। तो बताइए कितने स्टेट बन गए?
10 स्टेट बन गए। इसी तरीके से समय पे स्टेट बनते चले गए। आगे, द स्टेट्स ऑफ द 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में हम लोग स्टेट को बेसिकली डिवाइड करेंगे जो उस समय पे बना था। पहला, फर्स्ट, स्टेट्स दैट वेयर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। यानी कि पहला जो 3 स्टेट हमारा बना वो बना अवध, बंगाल और हैदराबाद। इन तीनों जगह पर कब्जा किसका था? मुगल राजा का, जो कि औरंगजेब से छोटे थे। औरंगजेब के जितना बड़ा राजा उसके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ। औरंगजेब आखिरी पावरफुल राजा था, मुगल राजा था। उसके बाद छोटे छोटे राजा हुए। इन्होंने मतलब औरंगजेब के जाने के बाद जो मुगल राजा हुए उन्होंने अपना 3 स्टेट बनाया बड़ा बड़ा। पहला का नाम अवध, फिर बंगाल और फिर हैदराबाद। ठीक है, इन्होंने अपने आप में एरिया को क्या कर लिया? बांट लिया। एक आदमी राजा बन गया होगा अवध का, एक बन गया होगा बंगाल का और एक बन गया होगा हैदराबाद का। इतना कहानी समझना है सबको। और क्या था देखो, सेकेंड, स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स, दिज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज। अब जब मुगल रूल कर रहे थे, यानी कि औरंगजेब के जाने के बाद जो छोटे मोटे राजा हमारे हुए उसके अंदर में भी कुछ राजपूत राजा भी रूल करते थे, तो उन्होंने भी अपना अपना एरिया अलग अलग बना लिया। यानी कि जो मुस्लिम राजा थे औरंगजेब के जाने के बाद उन्होंने तो अपना एरिया अलग बनाया ही। फॉर एग्जांपल अवध, बंगाल, हैदराबाद। कुछ राजपूत राजा भी थे जिन्होंने अपना अलग अलग एरिया बना लिया कि भैया ये हमारा एरिया है, वो तुम्हारा एरिया है। ठीक ना, इस तरीके से। थर्ड, तीसरा क्या है? स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठाज, सिख्स एंड अदर्स लाइक्स द जाट्स। अब यहाँ पे 3 और लोग हैं, मराठा, सिख और जाट्स। इन लोगों ने भी अपना अलग अलग एरिया बना लिया। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको बताओ तो मराठा ज़्यादा आपको किधर देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र में। उसी तरीके से सिख आपको किधर देखने को मिलेंगे? पंजाब में, है ना। उसी प्रकार से जाट के बारे में बात करें तो जाट आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा में, है ना। फिर से थोड़ा बहुत यूपी में भी दिखता है ना, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी दिखता है। तो ये सारे लोगों ने अपना अपना एरिया क्या कर लिया? बांट लिया। लेकिन ये बांटा तब जब औरंगजेब मरा तब, क्योंकि उसके पहले किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था कि इतना बड़ा एरिया पे वो अपना कब्जा जमा सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कहानी। समझ में आया बात? तो इससे हम लोगों को यही समझ में आता है कि जब औरंगजेब चले गए तो उनके बाद जो छोटे छोटे राजा वगैरह थे वो लोग पावर में धीरे धीरे आने लगे। लेकिन आप आगे चल के देखोगे कि उन लोगों ने भी अच्छी तरीके से अपने एरिया को चला नहीं पाए। वो लोग उतना अच्छी तरीके से सक्सेसफुली रन नहीं कर पाए वो लोग। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। ओल्ड मुगल प्रोविंसेस का मतलब है वो एरिया जहाँ पे मुगल राजा का कंट्रोल पहले से भी था और बाद में भी हुआ रहा, औरंगजेब के जाने के बाद भी। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, 3 जगह भी हमने पढ़ा ना, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों जगह पर पहले भी जब औरंगजेब थे उस समय पर भी मुगल राजा का ही कंट्रोल था। जब औरंगजेब चले गए उसके बाद भी इन तीनों जगह पर मुगल राजा का ही कंट्रोल रहा, यानी कि मुस्लिम राजा का ही इस पर कंट्रोल रहा। तो उसी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस का मतलब सिंपल सा हो गया वो जगह जो कि मुगल के कब्जे में काफ़ी लंबे समय से था और औरंगजेब के जाने के बाद भी मुगल्स के कब्जे में ही रहा, लेकिन छोटे छोटे राजाओं के कब्जे में, क्योंकि औरंगजेब तो मर चुका था ना। अब कौन रूल करेगा? छोटे छोटे राजा मुगल वाले। लिखा हुआ है द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी 3 स्टैंड आउट वेरी प्रोमिनेंटली। यानी कि देखो एक बात सिंपल से समझो, सबसे लास्ट और पावरफुल मुगल राजा कौन? औरंगजेब। जब वो थे तो उनका कंट्रोल इन तीनों जगह पर तो था ही था। इनके जाने के बाद भी जो छोटे मोटे राजा बने मुगल राजा, उन्होंने भी इन तीनों जगह को अपने कब्जे में हमेशा रखा है। ठीक ना। तो 3 जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है मुगल राजा के लिए। पहला अवध, बंगाल और हैदराबाद। यानी कि ये 3 जगह मुगल राजा ने, यानी कि मुस्लिम राजाओं ने ही काफ़ी लंबे समय तक रूल किया है। जब औरंगजेब थे तब भी और जब औरंगजेब चले गए उसके बाद भी। ठीक है, आगे। ऑल दीज स्टेट्स वेर फाउंडेड बाई मेंबर्स ऑफ द हाई मुगल नोबिलिटी हु हैड बीन गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस लाइक सादत खान, उसके बाद मुर्शिद कौली खान,
एंड असफ जाह। अब इसका मतलब समझो, ये जो 3 जगह आपने देखा, इन तीनों जगह को बनाने वाले आदमी का नाम क्या था? जैसे अवध को बनाया किसने? सआदत खान ने, यानी कि अवध का पहला राजा कौन बना होगा? सआदत खान बना होगा। उसके बाद बंगाल, बंगाल को किसने बनाया भाई? मुर्शिद कुली खान ने बनाया। इसका मतलब है कि बंगाल का राजा कौन था? यही थे। उसके बाद हैदराबाद, असफ जाह, ठीक ना। तो ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 अलग अलग जगह को बनाया और उस पर काफ़ी लंबे समय तक रूल भी किया। और ये तीनों के तीनों कौन थे? मुगल राजा थे, यानी कि मुस्लिम राजा थे। इसीलिए हमने कहा कि ये तीनों का तीनों जगह जो है मुगल के अंडर में काफ़ी लंबे समय तक रहा है। औरंगजेब जब थे तब भी, और औरंगजेब चले गए तब इन लोगों ने रूल किया। ठीक है, आगे। बोथ असफ जाह एंड मुर्शिद कुली खान हेल्ड एट जाट रैंक ऑफ 7,000 ईच, वाइल सादत खान जाट वाज 6,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें जो 2 व्यक्ति हैं, पहला हमारा असफ जाह और मुर्शिद कुली खान, ये इन दोनों का जो जाट रैंक का मतलब है बेसिकली इनका अपना खुद का रैंक कितना था। जैसे आप ऐसे समझो, ये बेसिकली मुगल राजा हैं, तो यही थोड़ी होंगे, और भी कई सारे लोग होंगे औरंगजेब के टाइम पे। तो इनका जो रैंक था वो 7,000 था। जैसे रैंक का मतलब ये 7,000 नंबर पे आते थे। उसी तरीके से हम लोग बात करें सादत खान का, तो इनका जाट यानी कि इनका रैंक कितना था? 6,000 था। इतना ज़्यादा रैंक होने के बावजूद, मतलब अच्छा ये बताओ, ये रैंक ज़्यादा है कि कम है? कम है। जैसे यहाँ पे 7,000 रैंक का मतलब है कि ये 7,000 पे ये आते होंगे। उसके पहले कितने लोग होंगे? 6,999 लोग इनके पहले होंगे। इतना नीचे रैंक होने के बावजूद भी इन लोगों को बाद में अलग अलग जगहों को कंट्रोल करने का मौका मिला। इसके पीछे एक ही कारण है कि ये लोग बहुत ही बहादुर लोग थे, ठीक ना। ये बेसिकली जब औरंगजेब रूल करते थे ना, तो जो इसके अच्छे अच्छे आदमी लोग होते थे उनको रैंक वो देते थे कि भाई ये हमारा बहुत क्लोज आदमी है, तो ये हमारा इसका रैंक 1 रहेगा, इसका रैंक 2, इसका 3, 4, इस तरीके से ऐसे रहता है। जैसे आपके क्लास में टेस्ट होता है ना, जिसका अच्छा नंबर आता है वो सबसे अच्छा बच्चा माना जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे था। तो असफ जाह और मुर्शिद कुली खान, इन दोनों का रैंक जो था वो 7,000 था, और सादत खान का जो था वो 6,000 था। अब यहाँ पे जो हमारे 3 अलग अलग जगह हैं, हैदराबाद, अवध और बंगाल, अब उन तीनों के बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा हैदराबाद के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। देखते क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निज़ाम उल मुल्क असफ जाह, इनका पूरा नाम है। अभी हम लोगों ने इसका केवल अधूरा नाम पढ़ा था, असफ जाह। इनका पूरा नाम है निज़ाम उल मुल्क असफ जाह, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट, यानी कि हैदराबाद स्टेट को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? निज़ाम उल मुल्क असफ जाह। ये कब से कब तक रहे हैं? 1724 से 1748 तक, ठीक है। आगे, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स एट द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर फारूक सायर। अब यहाँ पे समझो जरा ध्यान से, एक राजा हुआ करते थे मुगल राजा, उनका नाम था फारूक सायर। फारूक सायर ये बेसिकली मुगल के एक बहुत पावरफुल राजा थे। इनके दरबार में ये एक बहुत बड़े मेंबर हुआ करते थे। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि फारूक शाह के दरबार में ये आदमी एक मेंबर हुआ करते थे, यानी कि उसके दरबार में ये कुछ काम करते होंगे, ठीक है। आगे, ही वॉज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिवन चार्ज ऑफ द दक्कन। चूँकि फारूक सायर के दरबार में ये आदमी एक मेंबर था, उनके दरबार में ये आते जाते रहते थे, इनको कुछ काम भी मिलता रहता था, ये अच्छा काम करते थे। तो फारूक सायर ने इस व्यक्ति को, जिनका नाम था निज़ाम उल मुल्क असफ जाह को, अवध का बना दिया गवर्नर कि भैया तुम अवध को संभालोगे। क्यों संभालोगे? क्योंकि तुम हो हमारे बड़ा खास आदमी। होता है ना, राजा का कोई बड़ा खास आदमी होता है कि राजा जिस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। तो फारूक सायर ने उस व्यक्ति पे आंख बंद करके भरोसा किया और अवध का इसको क्या बना दिया?
गवर्नर बना दिया, ठीक है, कि तुम ही अवध को जाओ संभालो। और बाद में इतना अच्छा काम उन्होंने अवध में किया कि पूरे दक्कन का इसको हेड बना दिया। और दक्कन का मतलब बताया था ना हमने आपको, 3-4 स्टेट उसमें आते हैं हमारे, मध्य प्रदेश थोड़ा आ गया, थोड़ा नीचे कर्नाटका आ गया, थोड़ा सा महाराष्ट्र हो गया, ये सारे जगह हमारे दक्कन का कहलाता है। तो ये अच्छा काम करता चला गया, इसके जो रैंक थे वो बढ़ते चले गए, इनका प्रमोशन होता चला गया। असफ जा हैड गेन्ड कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इतना धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था कि इसका लोगों के बीच में दबदबा और इनका जो पैसा है, ये दोनों क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब जरा खुद सोचो ना, ये आदमी अवध को चला रहा है, अवध को चलाने के बाद पूरा दक्कन को चला रहा है, तो क्या इनका पावर घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा था। और इनके पास पैसा क्या हो रहा होगा, वो भी बढ़ रहा होगा। तो इनका पैसा और इनका जो ताकत है, दोनों धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ठीक ना। आगे, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल इन द दक्कन, ही गैदर्ड पावर इन हिज हैंड्स एंड बिकेम द एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन। लेकिन ये आदमी निकल गया थोड़ा सा गद्दार टाइप। हुआ क्या, इनको पहले रूल करने का मौका कहाँ पे मिला? अवध में। कौन भेजा था? फारूक शायर ने भेजा था कि भाई तुम हमारे बड़े अच्छे आदमी हो, तुम जाके हमारा वो एरिया कंट्रोल करो। अवध में जाके रूल किया, फिर से दक्कन में जाके किया। इस आदमी ने क्या किया, जहाँ जहाँ ये रूल किए वहाँ वहाँ अपना पावर सेटअप करते चले गए, लोगों को अपने कब्जे में करते चले गए। और राजा को ये खबर अभी तक नहीं हुआ था। राजा को क्या लग रहा है कि ये आदमी को हम भेजे हैं वहाँ पे मामला संभालने के लिए, संभाल रहा होगा, लेकिन ये आदमी कर क्या रहा है, अंदर ही अंदर अपना पावर बढ़ा रहा है और पैसा अपना अंदर ही अंदर इकट्ठा किया जा रहा है। अब जब ये दक्कन को रूल कर रहा था, दक्कन को जब संभाल रहा था, तो इस आदमी ने पूरा खेल ही बदल दिया। दक्कन को हकीकत में इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और इन्होंने साफ कह दिया कि अब हम आपके अंडर में रूल या फिर आपके अंडर में काम नहीं करेंगे। सोचो, मतलब कि इस व्यक्ति पे भरोसा किया कि तुम जाके हमारे एरिया को संभालोगे। अब ये व्यक्ति क्या किया, पूरा पैसा इकट्ठा करके दक्कन का, अवध का, लोगों को इकट्ठा करके अपना खुद का पावर बना ले। तो बताओ, ये आदमी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल धोखा दिया। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। असफ जा ब्राउट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। अब ये आदमी खुद राजा बनने का सपना देख रहा है। अभी तक तो राजा के अंदर में काम करता था, अब ये अब खुद क्या बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। तो इसके लिए क्या करता है, नॉर्दर्न इंडिया से, नॉर्दर्न इंडिया बोले तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, इधर से ये लोगों को बुलाता है और अपने आर्मी में उसको भर्ती करता है। बोलता है कि भैया तुम हमारे लिए काम करो, तुमको पैसा चाहिए, पैसा हम देंगे। यानी कि इस व्यक्ति ने अपना क्या कर लिया, पूरा का पूरा आर्मी तैयार कर लिया। अब जरा आप खुद सोचो, ये आदमी के पास इतना पैसा है, इतना पावर है, अपना खुद का आर्मी है, तो क्या ये किसी से लड़ने के लायक हो गया है कि नहीं हो गया है? बिल्कुल हो गया है। खैर आगे देखते हैं ये क्या करता है। ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर्स। बेसिकली इन्होंने कुछ व्यक्तियों को अपने यहाँ पे पर्सनल रख लिया, उसको थोड़ा बहुत पावर दे दिया, पैसा दे दिया कि तुम हमारे लिए क्या करोगे, काम करोगे। कुछ ज़मीन वगैरह, गिफ्ट वगैरह दे दिया, होता है ना। अब आप खुद राजा बन चुके हो, तो अब सब कुछ तो हैंडल नहीं कर सकते अपने से, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अंडर में कुछ लोगों को रखना पड़ेगा। तो इन्होंने भी कुछ लोगों को अपने यहाँ पे रखा, उस लोगों को गिफ्ट दिया, गिफ्ट के तौर पे खजाना, पैसा, ज़मीन वगैरह दिया कि तुम हमारे लिए काम करो। ये आदमी खुद अब क्या बन चुका है, राजा बन चुका है। आगे, द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज कॉन्स्टेंटली engaged in a struggle against the Marathas and Telugu warrior chiefs of the plateau। तो यहाँ पे सिंपल से समझ में आ गया हमको कि ये व्यक्ति धीरे धीरे और पावरफुल होता चला गया, और इतना पावरफुल हो गया कि पूरे हैदराबाद को ये अपने कब्जे में एक टाइम पे कर लिया। समझना है बात। और हैदराबाद को ये अपने कब्जे में कर तो लिया, लेकिन हैदराबाद एक ऐसा स्टेट था पहले जहाँ पे हर कोई लूटना चाहता था। पता है क्यों? क्योंकि हैदराबाद में ना रिसोर्स बहुत थे। रिसोर्स का मतलब वहाँ पे लोगों के पास धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी ज़्यादा था। तो ये आदमी हैदराबाद का राजा तो बन जाता है, लेकिन राजा बनने के बावजूद भी इनको कई सारे लोगों से लड़ाई लड़ना पड़ता है, क्योंकि भाई आपने हैदराबाद पे कब्जा किया है तो दूसरा भी तो चाहेगा कि हमारा भी कब्जा हैदराबाद पे हो जाए। तो हैदराबाद पे कब्जा हर कोई करना चाहता था। तो हैदराबाद के अंदर लड़ाई बहुत सारे हुए हैं, जैसे मराठाज, तेलुगु, ये सारे लोगों ने हैदराबाद को अपने कब्जे में करने के लिए खूब लड़ाई लड़ा है, ठीक है ना। आगे, द एम्बिशंस ऑफ द निजाम उल मुल्क जा टू असफ जा टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। अब इंडिया के
ईस्ट साइड में समुद्र के बगल में हमारा पड़ता है एक कोस्ट, समुद्र के बगल का जगह है, उसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। जहाँ पे बड़ा अच्छा कपड़ा मतलब वो टेक्सटाइल उगते हैं। टेक्सटाइल का मतलब हो गया कॉटन, कॉटन का खेती इधर बड़ा अच्छा होता है। तो इस व्यक्ति का निजाम उल मुल्क असफ जाह का ये ख्वाब था, बेसिकली कह सकते हो कि इनका इच्छा था कि ये एरिया हमारे कब्जे में हो गया ना तो हम और ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, क्योंकि उस समय पे इंडिया में सबसे अच्छा कॉटन का खेती कहाँ पे होता था, यहीं पे। और इनका मानना था कि यदि हम इस एरिया पे कब्जा कर लेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी कॉटन जाएगा उसका कमाई किसको मिलेगा, हम ही को मिलेगा। तो ये कोरोमंडल कोस्ट को अपने कब्जे में करके वहाँ के पूरे कॉटन का जो खेती है अपने कंट्रोल में करना चाहता था। तो ये पूरा कहानी हुआ हमारा हैदराबाद के बारे में। और हैदराबाद का बहुत ही पावरफुल राजा जो बाद में बन गया वो कौन, निजाम उल मुल्क असफ जाह। समझ आया बात। ये था हैदराबाद का पूरा कहानी। अगला हमारा कहानी है अवध के बारे में, फिर हम लोग बंगाल के बारे में बात करेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में शुरू करेंगे हम लोग अपने अवध को। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अवध के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने टॉपिक को शुरुआत करा था, टॉपिक का नाम था दी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, यानी कि वो 3 जगह जिसको मुगल्स राजाओं ने काफ़ी लंबे समय तक रूल किया है, जिसमें से पहला हमारा था हैदराबाद। हैदराबाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हैदराबाद डिस्कस कर लेने के बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे अवध के बारे में। अच्छा, ये जो हैदराबाद है ये तो आज भी आपको दिखता है हैदराबाद, लेकिन ये अवध आज आपको अवध के नाम से नहीं दिखता है। ये जो आप अवध देख रहे हो ना, ये पहले मतलब कि ये जो अवध है ये अवध पहले हुआ करता था। आज अवध हमारे पास नाम जैसा कुछ, अवध जैसा कुछ नहीं है, लेकिन अवध का एरिया कौन सा एरिया है वो अब समझ लो। अवध का एरिया बेसिकली उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में भी 2-3 जगह, जैसे लखनऊ, उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ है। तो लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, है ना, फैजाबाद हो गया। ये 3 जगह जो है पहले क्या कहलाते थे, अवध कहलाते थे। और उसी अवध को ब्रेक करके 3 अलग अलग शहर बना दिया, लखनऊ, अयोध्या और फैजाबाद, ये सारे जगह। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये अवध आज कहाँ पड़ता है, तब क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश में भी कौन कौन से शहर हैं जो कि अवध में पहले आते थे, तो लखनऊ तो आज आप जानते ही हो, लखनऊ, फिर से आप अयोध्या, फिर से फैजाबाद, ये सब आते हमारे किसके अंदर में, अवध के अंदर में आते थे, ठीक ना। तो वहीं उसी जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है बरहान उल मुल्क सआदत खान। ये पूरा एक आदमी का नाम है, ध्यान रखिएगा। बरहान उल मुल्क सआदत खान was appointed सूबेदार ऑफ अवध इन 1722, यानी कि 1722 में बरहान उल मुल्क सआदत खान को अवध का सूबेदार बना देता है। सूबेदार का मतलब हो गया बेसिकली एक बहुत बड़ा उनको पोस्ट दे दिया जाता है कि भैया तुम अब अवध को संभालोगे, उसका देखरेख तुम करोगे, ठीक है। अवध वाज अ प्रॉस्पेरस रीजन, और ये जो अवध है ये बेसिकली बहुत प्रॉस्पेरस रीजन था उस समय पे। प्रॉस्पेरस का मतलब हो गया इस शहर में हर चीज़ होता था, सोना चांदी हीरा मोती हाथी घोड़ा बैल बकरी, मतलब जो चीज़ होना चाहिए एक शहर में वो हर चीज़ इस शहर में देखने को उस समय पर मिलता था। आगे, अवध हैज रीच अलुवियल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। यदि आप देखोगे अच्छे से तो ये जो गंगा नदी है वो हमारा किधर से आती है, उत्तराखंड से फिर उत्तराखंड के बाद फिर हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार के बाद फिर बंगाल, इस तरीके से गंगा नदी बहती है। तो ये जो हमारा अवध है ये जगह किसके बगल में पड़ता था, गंगा नदी के बगल में पड़ता था। तो अब जरा इमेजिन करो अवध किस नदी के बगल में है, गंगा नदी के बगल में। तो अवध में खेती वगैरह अच्छा होता होगा या ख़राब होता होगा, बड़ा अच्छा होता होगा। तो अवध का जो मिट्टी था, अवध के आसपास का जो गंगा वाला इलाका था वहाँ पे बड़ा अच्छा अनाज उगाए जाते थे, क्योंकि मिट्टी बड़ा उपजाऊ है। क्यों है उपजाऊ, क्योंकि बगल में गंगा नदी है। आज भी आप देखोगे कि जिस शहर से या फिर जिस जिला से गंगा नदी गुजरती है वहाँ पे देखना खेती बड़ा अच्छा होता है, ठीक ना। उसी तरीके से ये जो अवध है ये गंगा नदी के बगल में जगह पड़ता है, तो ये इस अवध में ज़मीन बड़ा अच्छा था।
उपजाऊ वाला ज़मीन था, बड़ा अच्छा यहाँ पे खेती होता था, और इसी गंगा नदी के रास्ते से ट्रेड भी होता था। कहाँ से कहाँ? नॉर्थ इंडिया से बंगाल के तरफ। नॉर्थ इंडिया का मतलब हो गया वही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उधर से लोग जहाज़ों में अपने सामानों को लोड करते थे और गंगा नदी के साथ बहते 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 यूपी, फिर बिहार और फिर बंगाल की ओर अपने सामानों को लेकर जाते थे। इस तरीके से पहले चलता था। आगे, बरहान उल मुल्क ऑल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसेस ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदार। बेसिकली बुरहान उल मुल्क को और भी अलग अलग प्रकार के जिम्मेदारी दिए गए थे, सूबेदारी का, दीवानी का और फौजदार का भी इनको दिया गया था। अब इसमें जो तीन वर्ड है हमारा, सूबेदारी, दीवानी और फौजदार, ये तीनों वर्ड हम लोगों ने अपने चैप्टर में बहुत पहले डिस्कस कर लिया है। इसके डिटेल में जाओगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध। यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अवध का इस व्यक्ति को क्या बना दिया गया था? पहले तो सूबेदार बनाया गया था, उसके बाद क्या बना दिया गया? दीवानी अधिकार भी इनको दे दिया गया। दीवानी का मतलब होता है बेसिकली पैसा वगैरह तुम टैक्स इकट्ठा करोगे, और फौजदार का मतलब बेसिकली तुम आर्मी वगैरह भी थोड़ा बहुत देखोगे, ये चीज़ें हैं। तो इनको कई सारी जिम्मेदारी जो है वो दे दिए गए थे। तो ये आदमी बताओ छोटा मोटा आदमी है कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि अकेला ये आदमी 2-3 कामों को संभाल रहा है। तो पूरा का पूरा अवध को संभालने का जिम्मेदारी इसी आदमी के ऊपर हमेशा रहता था, ठीक ना। पॉलिटिकल मतलब कि अवध में शांति का माहौल बना रहे, फाइनेंशियल यानी कि पैसे का कमी ना हो अवध में कभी, है ना, आर्मी सही तरीके से काम करे, ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं को दे दिया गया था कि तुम ही संभालोगे ये सब चीज़। आगे, बरहान उल मुल्क ट्राइड टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर्स अपॉइंटेड बाय द मुगल्स। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आप इसको समझो पहले। जब इनको इतने सारे पोस्ट दिए गए तो इनके पहले से भी कई सारे लोग थे जो कि मुगल्स के लिए काम करते थे, ठीक ना। तो इन्होंने सोचा कि कई सारे ऑफिसर ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है, लेकिन मुगल उनको क्या करता जा रहा है? पैसा देता जा रहा है। तो इन्होंने एडवाइस किया कि कई सारे ऐसे ऑफिसर हैं जिनको पोस्ट पर रखा तो गया है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, उनको हटा दिया भी जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने सजेस्ट किया बड़े अपने राजा को कि भाई इनको हटा दिया जाए, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है और ये बिना मतलब का बैठ के आपका पैसा सैलरी ले रहा है, तो आपका ही नुकसान होगा। तो इन्होंने कई सारे ऑफिसर को हटाने के बारे में बात किया था। ही ऑल्सो रिड्यूस्ड द साइज ऑफ जागीर्स एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट्स टू वैकेंट पोजीशन। अब इन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ पे पहले से लोग काम कर रहे थे उन सभी को हटा के अपने जैसे लोगों को, इनके अपने जैसे ईमानदार लोगों को वहाँ पे इन्होंने जॉब पे रख दिया। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इनको हर व्यक्ति पे भरोसा नहीं था, क्योंकि देखो भाई ये राज सिंहासन का बात हो रहा है। यदि किसी भी गलत आदमी को आप कोई बड़ा पोस्ट दे दोगे तो हो सकता है कि वो आगे चल के आपका ही दुश्मन बन जाए। तो ये सारे लोगों को हटाना चाहते थे जो पुराने लोग थे, और ये अपने जैसे अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को उस खाली जगह पे उनको भरना चाहते थे, जॉब देना चाहते थे। ये दिया भी था, ठीक ना। इससे इनका आइडिया बस ये हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से सिस्टम को क्या करना चाह रहा था, अवध के चेंज करने चाह रहे थे कि भैया अवध जैसे पहले चलता था अब वैसे नहीं चलेगा, बल्कि अब और अच्छी तरीके से चलेगा, हम उसको अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। ये इनका कहने का मतलब था। ही सीज्ड अ नंबर ऑफ राजपूत जमींदारीज एंड द एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड। अब देखो हुआ क्या, इस व्यक्ति ने कई सारे राजपूत जमींदार को अपने कब्जे में कर लिया था। यानी कि कई सारे ऐसे राजपूत जमींदार थे जिनके पास बहुत ज़मीन हुआ करता था, इन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, उन सारे राजपूत के ज़मीनों को अपने अंडर में कर लिया और सारे राजपूत जो ज़मींदार थे उन सभी को ज़मीन से बेदखल कर दिया, ठीक ना। क्यों किया? ताकि उन सारे का सारे के सारे ज़मीन जो बड़ा उपजाऊ ज़मीन है वो किसका हो सके? इनका हो सके।
इसके लिए इन्होंने क्या किया, राजपूत जमींदार लोगों को उसके ज़मीन से मार पीट के भगा दिया और सारा ज़मीन किसका हो गया, इनका हो गया। ठीक ना, आगे। और यहाँ तक के जो अफ़गान आए थे, अफ़गानिस्तान के लोग भी आए थे ना इंडिया में, हमने आपको बताया था। अफ़गानिस्तान के लोगों ने अटैक किया था, ईरान के लोगों ने अटैक किया था, तुर्की के लोगों ने अटैक किया था हमारे इंडिया के ऊपर। तो अफ़गानिस्तान के लोगों ने भी जो ज़मीन हमारे इंडिया में कब्जे कर रखे थे उसको भी इन्होंने उनके कब्जे से छुड़ा लिया। जैसे बात करें तो रोहिलखंड में जितने भी ज़मीन अफ़गानिस्तान के लोगों ने कब्जा किया था उन सभी ज़मीनों को इन्होंने अपने कब्जे में दोबारा वापस कर लिया। द स्टेट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन फॉर लोन्स। अब देखो एक बात और, यहाँ पे एक दो पॉइंट और पढ़ते हैं फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। रेवेन्यू फार्मर्स एग्री टू पे द स्टेट अ मिक्स्ड सम ऑफ मनी। अब देखो आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति है हमारा, व्यक्ति का नाम क्या है, बरहान उल मुल्क सादत खान, ये इनका नाम है। ये किसके अंडर में काम कर रहे हैं, अपने राजा के अंडर में काम कर रहे हैं। इनको क्या सौंपा गया है, किस जगह का जिम्मेदारी, अवध का सौंपा गया है। तो भाई अब जरा एक बात आप जरा सोच के बताओ, राजा भी इतना ज़्यादा काम क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा है। उनको पैसा आ कहाँ से रहा है, जरा ये बताओ, लोगों से ही आ रहा है, लोगों से वो टैक्स ले रहा है, तो टैक्स का पैसा से इनका पूरा राज सिंहासन चल रहा है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकल बैंकर यानी कि छोटे छोटे वो आदमी जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हुआ करता था वो, और महाजन, ये सारे लोग बेसिकली राजा को लोन या फिर राजा को टैक्स वगैरह ज़्यादा देते थे और राजा उससे अपना काम करते थे। और ये राजा ही नहीं, इसके बाद इसके अलावा जो पूरे अवध में छोटे छोटे लोग थे उनको भी यदि पैसे का जरूरत पड़ता था तो वो यही बड़े बड़े लोगों के पास जाके पैसा मांगते थे कि भैया हमको पैसे का ज़रूरत है, आप हमको पैसा दो, जब आएगा तो दोबारा वापस हमको चुकता कर देंगे। ठीक ना। तो अवध में कुछ ऐसे धनी लोग भी थे जो कि पैसा बहुत ज़्यादा उनके पास था और वो लोगों का मदद भी करते थे। कभी कभार तो राजा को भी उनका ज़रूरत पड़ जाता था। आगे, रेवेन्यू फार्मर्स एग्री टू पे द स्टेट अ मिक्स्ड सम ऑफ मनी। और जब पैसे का कमी और ज़्यादा होता था तो किसानों से भी राजा टैक्स वगैरह लेते थे, तो किसानों को देना पड़ता था, भाई देना ही पड़ेगा। द रेवेन्यू फार्मर्स वेर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब देखो यहाँ पे एक सिस्टम क्या था कि जो किसान टाइम पे और बिल्कुल जितना बोला गया है उतना टैक्स देता था ना, तो राजा साहब उनको कुछ छूट भी देते थे कभी कभार कि भाई तुम अच्छे आदमी हो, तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम टाइम पे टैक्स दे देते हो, तो चलो कभी तुमको कुछ हम छूट टैक्स में दे दी। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपको टैक्स देना है, चलो तुम इस बार 100 रुपये मत देना, तुम इस बार 80 रुपये दो, 80 रुपीज़ काम चल जाएगा। तो ऐसा भी वहाँ पे होता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मिला जुला के अवध को ये अच्छी तरीके से चलाते थे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। अगला, दीज डेवलपमेंट्स अलाउड न्यू सोशल ग्रुप्स लाइक मनी लेंडर्स एंड बैंकर्स टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू सिस्टम। तो बताओ ये जो ये कर रहे थे, ये अच्छा चीज़ था या खराब चीज़ था? अच्छा ही था एक तरीके से, है ना। अब इससे क्या हुआ, अवध में नए नए प्रकार के लोग ऊपर उठने लगे, बड़े अमीर बनने लगे। जैसे मनी लेंडर, मनी लेंडर का मतलब हो गया वैसे लोग जिनके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा होता था, वो लोगों को पैसा उधार दे देते थे और उधार के बदले में उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट के पैसे से क्या होते चले गए, और अमीर होते चले गए। तो मनी लेंडर्स हो गए, बैंकर्स हो गए। बैंकर्स का मतलब वैसे लोग जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, एक तरीके से आप वो कह सकते हो। तो ये सारे लोग धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल अवध में होते चले गए और पूरा अवध का जो रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि पूरे अवध का जो पैसे का लेखा जोखा था, ज़्यादातर यही लोग करते थे, क्योंकि इन्हीं के पास राजा के बाद सबसे ज़्यादा पैसा होता था। राजा के पास तो खैर बहुत पैसा है, उसके बाद यदि किसी के पास पैसा था सबसे ज़्यादा तो इन्हीं लोगों के पास, जो कि लोगों को भी पैसा उधारी में देते थे। ठीक ना। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हो कि अवध को इन्होंने अच्छी तरीके से चलाया है, वहाँ पे सिस्टम थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। तो ये हो गया हमारा अवध के बारे में। अगला हमारा है बंगाल। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बंगाल के बारे में क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है, बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद क्वाली खान हु वाज अपॉइंटेड एज द नैब। नैब का मतलब होता है डेप्यूटी ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। इसका मतलब क्या, आप इसको समझो पहले। बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद क्वाली खान।
इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ, आप इसको ऐसे समझो, बंगाल में धीरे धीरे मुगल का जो शासन था वो क्या होता चला गया, कमजोर होता चला गया, और पावर में कौन आता चला गया, मुर्शिद कुली खान आते चले गए। ध्यान रखना ये भी मुस्लिम है, लेकिन इनका मुगल परिवार से कुछ खास उतना मतलब है नहीं। तो मुगल पावर जैसे जैसे बंगाल में धीरे धीरे खत्म होता चला गया, वैसे वैसे मुर्शिद कुली खान धीरे धीरे पावर में आते चले गए। इनको मौका दिख गया कि भाई इतना बड़ा बंगाल पे यदि मुगल का शासन कमज़ोर हो रहा है तो किसी को तो संभालना पड़ेगा ना, और यदि हम बंगाल पे कब्जा कर लिए तब तो हमारा भाग ही खुल जाएगा। तो मुर्शिद कुली खान ने सोचा कि बंगाल को हम रूल करेंगे। इन्होंने बंगाल को रूल करना स्टार्ट कर दिया और ये बन गए डेप्यूटी ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। बेसिकली आप कह सकते हो कि बड़ा पोस्ट इन्होंने बंगाल का संभाल लिया कि बंगाल का देख रेख का पूरा हम करेंगे, यानी कि बंगाल का कर्ता धर्ता तरीके से हम ही होंगे। अब मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल दी पावर, और धीरे धीरे टाइम के साथ ये आदमी और इतना पावरफुल हो गया कि पूरे के पूरे बंगाल को ही अपने कब्जे में कर लिया। इसके टक्कर में अब कोई दूसरा भी नज़र नहीं आता था। पूरा पावर अब इनके हाथ में हो गया। छोटा मोटा राजा तो इनसे कांपता था एक तरीके से, तो पूरा बंगाल इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि बंगाल में जितना भी पैसा आएगा टैक्स वगैरह इकट्ठा करके लोगों से, वो टैक्स का पैसा भी कौन रखेगा, यही रखेंगे अब, क्योंकि बंगाल का ये खुद राजा बन गए अब, तो पैसा भी कौन रखेगा, यही रखेंगे, मुर्शिद कुली खान ही रखेंगे। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि बंगाल का पूरा कर्ता धर्ता जो बन गया वो यही बन गया था। ठीक है, आगे। टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल ही ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार्स टू उड़ीसा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितने भी छोटे मोटे बचे हुए लोग थे मुगल राजा के, छोटे छोटे लोग, उन सभी को उन्होंने उड़ीसा भेज दिया कि भैया आप जाओ यहाँ से, आपका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ये मुगल के एक भी लोगों को अपने बंगाल में रहने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि यदि मुगल के लोग हमारे बंगाल में रहेंगे तो हो सकता है कि कभी आके यही लोग हमारे ऊपर अटैक कर दे। इन सबको भगाओ, इन सबको उड़ीसा भगा दिया, और बंगाल के बगल में ही पड़ता है उड़ीसा। आगे, रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार। इस व्यक्ति में खराबी था। खराबी क्या था कि जैसे ही बंगाल इसके कब्जे में आया, ये आदमी ने एक तरीके से बौखला गया। बौखलाने का मतलब समझते हो आप, पागल हो गए एक तरीके से। अब जरा सोचो, इतना बड़ा बंगाल इसके कब्जे में है, और ये क्या चाहेगा कि बंगाल में जितने भी लोग रहते हैं सब से दबा के टैक्स वसूलो, पैसा लो, ताकि हमारा खजाना और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बहुत ज़मीन हुआ करता था, उनसे, किसानों से दबा के टैक्स लिया। स्ट्रिक्टनेस का मतलब हो गया कि जो टैक्स नहीं भी दे रहा है ना, उसको मार पीट के उसके घर से पैसा निकाल के लेकर आओ, लेकिन उससे भी टैक्स लेकर आओ। तो ये चीज़ वहाँ पे इन्होंने करवाया पूरे बंगाल में। दोज अनेबल टू पे वेयर फोर्स टू सेल देयर लैंड्स टू लार्ज जमींदार। सोचो, और जो आदमी टैक्स नहीं देता था, बोलता था कि भैया हमारे पास टैक्स का पैसा नहीं है, तो ये सीधा बोलते थे पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, अपना ज़मीन बेच के हमको दो, बस बात खत्म। यानी कि किसी भी हाल में आप हमको टैक्स का पैसा दो, आपको ज़मीन बेचना पड़े ज़मीन बेच दो, लेकिन हमको टैक्स का पैसा चाहिए। तो ऐसा ये चीज़ इसमें थोड़ा सा खराबी था। तो आप जरा सोच के बताओ फिर, अवध को अच्छी तरीके से रूल किया गया या बंगाल को? अवध को। अवध में उतना अफरा तफरी देखने को नहीं मिला, लेकिन बंगाल में आप देख रहे हो लोगों को परेशान किया जा रहा है। ठीक ना। आगे, ड्यूरिंग हिज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस। अब देखो, बंगाल में ना बेसिकली एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे है जगत सेठ। ठीक ना। ये जगत सेठ, ये जो व्यक्ति है, ये उस समय पे बहुत पावरफुल बन गए पैसे के रूप में, क्योंकि ये आदमी के पास पैसा बहुत ज़्यादा था, और ये आदमी भी पैसा का कारोबार खूब करता था। लोगों को उधारी में पैसा देना, उनसे बदले में इंटरेस्ट वगैरह लेना, ये काम ये लोग करते थे। तो ये जगत सेठ जो है उस समय के बहुत पावरफुल आदमी बंगाल के बन गए। ठीक ना। और ऑब्वियस सी बात है, जगत सेठ का दोस्ती किससे होगा? मुर्शिद कुली खान से होगा, क्योंकि भाई दोनों पावरफुल आदमी पैसे वाला ही है, तो दोनों एक दूसरे से मतलब रखेंगे। कभी आपने देखा है कि कोई राजा गरीब आदमी से मतलब रखता है? कभी नहीं, उसको फ़ायदा ही नहीं है ना उससे। इसलिए दोनों आपस में मिल के रहते थे, और ये बहुत आगे बढ़ गए।
खैर आगे देखते हैं, और इसमें 1-2 पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ है। 3 कॉमन फीचर्स अमॉन्ग्स दिस स्टेट्स आर एज फॉलोज। अच्छा एक बात बताओ, आप पिछले क्लास में आपने पढ़ा हैदराबाद के बारे में, उसके बाद आज की क्लास में आपने पढ़ा अवध के बारे में, और अभी तुरंत आपने पढ़ा बंगाल के बारे में। ये तीनों का तीनों जगह कौन रूल किया था पहले? मुगल, यानी कि मुस्लिम राजा। ठीक, इन तीनों में आपको कॉमन क्या दिखा? इन तीनों में कॉमन क्या दिखा उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये इन तीनों में कॉमन जो था, पहला ये, फर्स्ट, मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर इस्टेब्लिश्ड बाय अर्स्टवाइल मुगल नॉबल्स। यानी कि तीनों का तीनों, चाहे बात हैदराबाद का हो, चाहे बात अवध का हो, चाहे बात बंगाल का हो, इन तीनों को बनाया किसने था? मुगल राजा ने ही बनाया था। बाद में उनको हटाया गया, कोई दूसरा राजा वहाँ पे बन गया, लेकिन बनाया तो उसी ने। पहला बात तीनों में हमको ये कॉमन दिखा। आगे सेकंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड। तीनों में आपने देखा ना, टैक्स लेने का तरीका क्या था? सबका अलग अलग था। जैसे अभी के तुरंत क्लास में आपने देखा कि अवध में टैक्स उतना खतरनाक तरीके से नहीं लिया जाता था, लेकिन अभी आपने देखा बंगाल में टैक्स कितना खतरनाक तरीके से लिया जा रहा है। टैक्स का पैसा है तो चुपचाप दे दो, नहीं है तो जमीन बेच को दो, लेकिन दो किसी भी तरीके से। तो तीनों जगह में टैक्स वसूलने का जो तरीका था वो क्या था? अलग अलग था। ये चीज़ दिखा हमको। और थर्ड क्या दिखा? देयर इमर्जिंग रिलेशनशिप विथ रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स। अब तीनों में आपने क्या देखा? तीनों जगह का जो राजा बना, उन राजा का सबसे अच्छा कनेक्शन, सबसे अच्छा लगाव किससे था? उस जगह के बड़े बड़े बैंकर से। बैंकर मतलब अमीर आदमी से, धनी आदमी से, जमींदार लोगों से उनका अच्छा रिलेशन था, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, एक राजा बहुत पावरफुल आदमी है तो वो दोस्ती भी किससे करेगा? पावरफुल आदमी से ही करेगा। और पावरफुल आदमी है कौन? जमींदार, उसके बाद फिर बड़े बड़े मनी लेंडर, उसके बाद फिर बड़े बड़े मर्चेंट्स, बैंकर, ये सब। तो तीनों जगह पे आपने देखा कि राजा का जो दोस्ती है सबसे अच्छा, वो बड़े बड़े अमीर लोगों से अच्छा है। These people lent money to revenue farmers and received land as security and collected taxes from these lands through their own agents। और इसमें आप तीनों में ये भी देखने को मिला होगा आपको कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? यदि किसी लोगों को पैसा का ज़रूरत है तो ये लोग उधारी में पैसा भी लोगों को दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है जिसको पैसे का ज़रूरत है, तो ये लोग बोलते थे कि पैसे का ज़रूरत है, आओ मेरे पास, हम तुमको पैसा देंगे। ये पैसा देते तो थे, लेकिन बदले में दबा के इंटरेस्ट भी लेते थे। समझ रही ये बात? और जिसके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा था वो अकेला उस ज़मीन पे खेती कर पाएगा? जैसे मान लीजिए एक आदमी के पास 1000 बीघा ज़मीन है, 1000 बीघा ज़मीन है, क्या वो अकेला आदमी उस पर खेती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो छोटे से किसान को वो ज़मीन दे देते थे कि तुम मेरा ज़मीन लो और तुम खेती करो, बदले में वो क्या देना? बस उस रेंट का, मतलब उस ज़मीन का रेंट दे देना बस। तो इस तरीके से वहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम तीनों जगह पे आपने देखा ये चलता था। तो ये 3 बात था जो कि तीनों में कॉमन था। समझ में आया बात? इस तरीके से हमारे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दी वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत्स। इस टॉपिक में हम लोग वतन जागीर के बारे में बात करेंगे और राजपूत के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। मिलते हैं लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग दी वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत्स। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे 2 चीज़ों के बारे में, पहला हमारा वतन जागीर और दूसरा राजपूत के बारे में। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये वतन जागीर क्या होता था, उसी के बारे में पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वतन जागीर के बारे में कि स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर दी मुगल्स। देखो, जब इंडिया में मुगल्स रूल कर रहे थे ना, यानी कि जब इंडिया में बड़े बड़े मुस्लिम राजा लोग रूल कर रहे थे इंडिया में, तो उस समय पे मुगल्स के अंडर में ही छोटे छोटे जगहों पर राजपूत राजा भी रूल करते थे। ठीक ना? ध्यान से आप इस चीज़ को समझना। यानी कि पूरे बड़े एरिया पे कंट्रोल कर कौन रहा है? मुगल, मुस्लिम राजा। और उसके अंडर में छोटे छोटे जगह पे कौन रूल कर रहे हैं? राजपूत कर रहे हैं। तो ये जो राजपूत छोटे छोटे जगह पर रूल कर रहे थे ना, अलग अलग एरिया पे, वही कहलाता था वतन जागीर। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक मुगल राजा है जो कि 100 किलोमीटर दूर तक के एरिया को कंट्रोल करता है। उसी 100 किलोमीटर दूर तक के एरिया में 10 किलोमीटर तक के एरिया पे कंट्रोल है एक राजपूत राजा का, लेकिन वो राजपूत राजा भी किसका बात सुनता है? मुगल का ही सुनता है। ठीक ना? तो वो जो 10 किलोमीटर एरिया पे कब्जा है राजपूत राजा का,
वो एरिया क्या कहलाएगा राजपूत राजा का? वतन जागीर कहलाएगा, ठीक ना। तो वतन जागीर बेसिकली वो एरिया हुआ करता था जो राजपूत राजा कंट्रोल करते थे, किसके अंडर में रह के? मुगल के अंडर में रह के, यानी कि उस राजपूत राजा को भी वो सारा बात मानना पड़ता था जो कि मुगल्स कहते थे, ठीक है। यही हमारा कहलाता था वतन जागीर। आगे, मैनी राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू अम्बेर एंड जोधपुर हैड सर्व्ड अंडर द मुगल्स, यानी कि कई सारे ऐसे राजपूत राजा हैं जिन्होंने मुगल्स के अंडर में काम किया है। मुगल्स ने जो बोला है वो इन्होंने किया है, करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है? सिंपल सी बात है, मुगल्स से ज़्यादा पावरफुल और ये लोग उतने ज़्यादा पावरफुल उस समय पे नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अम्बेर, जोधपुर, ये दोनों जगह के जो राजपूत राजा थे छोटे छोटे, उन्होंने मुगल्स के अंडर में काम किया है, ठीक है। आगे, दे वेयर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर्स। अब ऐसा भी नहीं है कि वो राजपूत अपने जगह का राजा है तो उसको कुछ भी करने से मना करेगा मुगल्स, ऐसा भी नहीं था। मुगल्स साफ साफ कहते थे कि तुमको जो करना है अपने एरिया में तुम करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अभी हुक्म किसका चलेगा? हमारा ही चलेगा, ठीक ना। तो आप ये मत समझना कि राजपूत मुगल्स के अंडर में रूल करते थे तो मुगल्स उनको रूल करने नहीं देते थे। रूल करने देते थे, सब कुछ करने देते थे, लेकिन मुगल्स हमेशा एक बात बोलते थे कि कभी भी हमारे साथ गद्दारी बस मत करना और कभी भी हमसे ऊपर उठने का कोशिश मत करना, क्योंकि तुम हमारे अंडर में रूल कर रहे हो तो हम जो बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। बाकी तुम अपने अच्छी तरीके से रूल करो, हम कभी तुमको टोकेंगे भी नहीं, है ना। बेसिकली मुगल्स ये कहते थे राजपूत राजा को कि तुम अपना काम बस सही से करते रहो, हम तुम्हारे काम में इंटरफेयर करने नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, हम यदि कुछ बोलेंगे तो वो भी बात तुमको मानना पड़ेगा, ठीक है। आगे, दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन्स। लेकिन राजपूत भी इतना शांति से बैठने वाले कहाँ थे? उन्होंने अंदर ही अंदर ये सोचने लगे वो लोग कि भाई आखिर हम लोग कब तक मुगल्स के अंडर में काम करेंगे। चलो माना कि हम लोग अपना काम अपने तरीके से करते हैं, लेकिन अभी भी तो हम मुगल्स के अंडर में ही हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपको आपके पिताजी कह दे कि बेटा तुमको लाइफ में जो करना है तुम करो, आप वो करोगे जो आपको मन करेगा, लेकिन अभी भी आप किसके कंट्रोल में हो? अपने फादर के कंट्रोल में हो, क्योंकि आपका गार्जियन अभी वही है ना। वही बात यहाँ पे है। तो राजपूत राजा लोग अपने इलाके पे सही तरीके से रूल करते थे, लेकिन उनके मन में ना ये अभी भी भावना था कि हम अपने जगह के राजा भले ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन अभी भी हमारे ऊपर हुक्म चलेगा मुगल्स का ही। तो अब बताओ राजपूत राजा क्या चाहेंगे? इनके कब्जे से निकलना चाहेंगे। राजपूत राजा क्या चाहेंगे कि हम अपना राजा खुद रहेंगे, अपना इलाका हम खुद चलाएंगे, हमारे पर किसी का हुक्म नहीं रहेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल किसका हुक्म था? मुगल्स का। तो यही लोग चाहते थे, यही ये सब चाहते थे कि मुगल्स हमारे ऊपर कोई हुक्म ना चला पाए, इसके लिए हमको इनसे आज़ाद होना पड़ेगा। अब ये लोग आज़ाद होने के बारे में सोचते भी हैं और कुछ हद तक जहाँ पे ये राजपूत राजा रूल करते थे उसके अगल बगल वाले इलाके को कब्जा करके अपना एरिया वो बढ़ा भी लेते हैं, ठीक ना। बेसिकली वो दिखाना ही चाहते थे कि मुगल्स के अंडर में अब हम और ज़्यादा नहीं रहेंगे, नहीं काम करेंगे, ठीक है। आगे, राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर वॉज गवर्नर ऑफ मलवा। तो ये दो राजा जो कि पहले मुगल्स के अंडर में काम करते थे, कि दोनों के दोनों राजा ने मुगल्स को अच्छी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हो कि मुगल को अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया कि भाई हम राजपूत हैं, हमारा एरिया हमारे कब्जे में है, लेकिन तुम्हारा बात अब हम नहीं मानेंगे, हम अपना फैसला अपने से कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे राजा अजीत सिंह कहाँ के? जोधपुर के थे ये गुजरात को अपने कंट्रोल में ले लिए, यानी कि गुजरात के ऊपर कब्जा किनका हो गया? इनका हो गया जी। ये जोधपुर के थे, ध्यान रखना, लेकिन कब्जे में किसको कर लिया? गुजरात को। बेसिकली ये अपना एरिया बढ़ा रहे थे, किससे ऊपर जाना चाहते थे? मुगल से ऊपर जाना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर, ये अम्बेर के थे, लेकिन इन्होंने अपना इलाका कहाँ तक जमा लिया? मालवा तक जमा लिया, ठीक ना। बेसिकली ये लोग अलग अलग एरिया को कब्जा करके कंट्रोल में ला के ये दिखाना चाहते हैं मुगल्स को कि हम भी पावरफुल हैं, हम और ज़्यादा आपके अंडर में काम नहीं करेंगे, हमको कमज़ोर मत समझना। ये था हमारे वतन जागीर्स और राजपूत के बारे में। 2 पॉइंट और है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगला,
नागपुर was conquered and annexed to the house of Jodhpur while Amber seized large portions of Bundi। मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो, नागपुर was conquered and annexed to the house of जोधपुर। बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि नागपुर को जीत के उसको जोधपुर के साथ मिला दिया गया। इससे क्या हो गया, उनका एरिया और बड़ा हो गया। उसी तरीके से अम्बेर सीज लार्ज पोर्शंस ऑफ बूंदी, और अम्बेर और बूंदी इन दोनों को आपस में मिला के इसका भी एरिया बड़ा बना दिया। बेसिकली कहने का मतलब है कि ये दोनों राजपूत राजा अलग अलग एरिया को कब्जा करके एक में मिला दे रहे थे और अपने एरिया को बड़ा बना दे रहे थे, ताकि मुगल्स को भी देख के लग जाए कि ये राजपूत राजा भी छोटे मोटे राजा नहीं हैं, ये भी हम लोगों को टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद है हमारा सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सवाई राजा जय सिंह जो हैं ये अपना कैपिटल बनाते हैं जयपुर में, यानी कि अब ये व्यक्ति जयपुर में बैठेंगे और जयपुर में बैठ के सारा का सारा अपना एरिया वो कंट्रोल करेंगे। एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722, और आगरा का भी पूरी तरीके से कंट्रोल इनके हाथ में आ चुका था। कब तक? 1772 तक। सोच लो। तो इस तरीके से राजपूत राजा मुगल्स के कंट्रोल से बाहर निकलते चले गए और वो लोगों ने अपना इलाका इस्टेब्लिश करने लगे वो लोग। ठीक है, ये था राजपूत के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेजिंग इंडिपेंडेंस। आइए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सिख के बारे में, फिर मराठास के बारे में बात करेंगे और फिर जाट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिख्स के बारे में। सिख यानी कि बेसिकली सिख धर्म के जो लोग हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख्स into a political community helped in regional state building in the पंजाब। अब जरा देखो बेसिकली हो क्या रहा है। पहले के टाइम पे ना सिख लोग किसी के ऊपर कोई अटैक वगैरह नहीं करते थे। ये लोग अपना आराम से कमाते थे, खाते थे, अपना घर परिवार चलाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, मतलब कि इनको देश दुनिया से उतना ज़्यादा लूट पाट से कोई मतलब नहीं रहता था। होता है ना कि एक राजा दूसरे पर अटैक किया, उसको कब्जे में कर लिया, ऐसा सिख कम्युनिटी में कोई भावना नहीं था। लेकिन किसी भी शांत आदमी को आप लंबे समय तक छेड़ोगे, दबाओगे, तो क्या वो चुप रहेगा? नहीं। तो अब हुआ क्या, सिख कम्युनिटी के लोगों को परेशान किया गया, दबाया जाने लगा। तो ये लोगों ने भी अपना क्या कर लिया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। कहने का मतलब है कि इन लोगों ने भी अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया और अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया, ताकि किसी और से हम क्या कर सके, लड़ सके। कोई भी हमारे ऊपर हमला करेगा, अटैक करेगा, हमारे चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे जगह को छीनेगा, तो हम उसके ऊपर अटैक करके उसका जवाब देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिख कम्युनिटी किसी से कोई खास मतलब नहीं रखते थे, उसको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब था ही नहीं। लेकिन आखिरकार इनको अपना ग्रुप बनाना पड़ा लड़ने के लिए, क्योंकि सामने वाला जब आपसे लड़ाई करेगा तो आप हाथ पे हाथ रख के तो बैठोगे नहीं। इसलिए इन्होंने भी क्या किया, अपने पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब को अच्छा बनाने के लिए, पंजाब किसी और के कब्जे में ना चला जाए, इसके लिए सिख कम्युनिटी ने अपना ग्रुप बना के उन लोगों से लड़ा, उन राजा से लड़ा जिस राजा ने पंजाब के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा था। आगे डिस्कस करेंगे तो और समझ में आएगा। आगे सेवरल बैटल्स वेयर फाउट बाय गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो हैं सिख कम्युनिटी के बहुत बड़े गुरु हैं, और सिख कम्युनिटी के लोग इनको क्या करते हैं, पूजते हैं। ध्यान रखना इस बात को आप लोग। तो सेवरल बैटल्स वेयर फाउट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699। अब ये खालसा क्या है इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझो यहाँ पे ऊपर में क्या डिस्कस हुआ। सिख कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा लीडर, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक ना, गुरु गोविंद सिंह जी सिख कम्युनिटी को लीड करते हैं और ये ठान लेते हैं कि कोई भी हो, यदि हमारे पंजाब पे या फिर हमारे सिख कम्युनिटी के लोगों पे गंदा नज़र डालेगा, उसको अटैक करेगा, उसको छेड़ेगा, तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लड़ाई लड़ा है, किसके साथ, राजपूत लोगों के साथ।
और सबसे बड़ी बात मुगल्स के साथ, क्योंकि राजपूत और मुगल्स ये दोनों पंजाब पे अटैक करना चाहते थे, सिख कम्युनिटी को अपने इलाके में मिलाना चाहते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी कभी ऐसा होने देना नहीं चाहते थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी काफ़ी लंबे समय तक और कई सारी लड़ाई उन्होंने राजपूत और मुगल राजा के साथ लड़ा है। अब यहाँ पे है खालसा। अब ये खालसा क्या है देखो, खालसा बेसिकली ऐसे लोगों का ग्रुप होता है सिख कम्युनिटी में, यानी कि सिख धर्म में खालसा बेसिकली ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो लोग अपने गुरु को बहुत मानते हैं, पहला बात। दूसरा बात, वो लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव यानी कि बहादुर होते हैं, लड़ने में विश्वास रखते हैं। लेकिन हाँ, लड़ने में विश्वास रखने का मतलब बिना मतलब का नहीं, कोई इसको छेड़ेगा तो चुप नहीं बैठेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग खालसा। तो ध्यान रखना, जब आप सिख धर्म को अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो वहाँ पे ना एक वर्ड आएगा बार बार आपके सामने, खालसा। तो खालसा का मतलब ध्यान रखना, ऐसे लोग जो कि अपने गुरु को बहुत मानते हैं, पहला बात। दूसरा, ये लोग बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। तीसरा, यदि किसी अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ा तो ये लोग पीछे भी नहीं हटते। बेसिकली कह सकते हो कि बहादुर लोगों का एक ग्रुप है खालसा, बस। ठीक है, आगे। तो ये जो ग्रुप है, ये जब ग्रुप बना उसके बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी लड़े हैं इन सबसे, राजपूत और मुगल से। जब खालसा नहीं बना था, जब ब्रेव लोगों का, बहादुर लोगों का ग्रुप नहीं बना था, उसके पहले भी गुरु गोविंद सिंह जी अपने कुछ लोगों के साथ राजपूत और मुगल से लड़ाई लड़ते रहते थे, ठीक ना, ताकि अपने पंजाब को बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1708 द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप। लेकिन होता क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी का 1708 में हो जाता है डेथ, ठीक है। अब सवाल यह है कि जो आदमी पूरे सिख कम्युनिटी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, किससे, राजपूत और मुगल से, अब वही नहीं रहा तो कौन अब बचाएगा उनको। तो गुरु गोविंद सिंह जी का एक बहुत बड़ा स्टूडेंट कह लो आप, बहुत बड़ा स्टूडेंट, उनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जी ये ठान लेते हैं कि हमारे गुरु नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका स्टूडेंट हम हैं, उन्होंने जो काम किया उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो बंदा बहादुर लड़ते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, किनसे, मुगल से, ताकि अपने इलाके को बचाया जा सके, किसी के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दिया इन्होंने। बंदा बहादुर बहुत बड़े ये स्टूडेंट थे, किनके, गुरु गोविंद सिंह जी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। लेकिन बंदा बहादुर को मुगल्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है और इनको पकड़ा जाता है 1715 में, और इनको फांसी पे लटका दिया जाता है 1716 में। यानी कि 1715 में पकड़ा, 1716 में क्या कर दिया, उसको फांसी पे लटका दिया, ठीक ना। तो ये मुगल्स ने किया इनके साथ। खैर आगे बढ़ते हैं। द सिख ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू जाठास एंड लेटर ऑन मिसल्स। मिसल्स का मतलब होता है स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप्स ऑफ सिख वॉरियर्स। अब जरा सोचो आप, गुरु गोविंद सिंह जी भी नहीं है, बंदा बहादुर भी नहीं है, तो अब मुगल्स के लिए लड़ेगा कौन। अब सिख जो लोग हैं, सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो अब खुद लड़ना चाहते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, खुद का अपना ग्रुप बनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, बहादुर लोगों को, और वो लोग खुद अब लड़ने स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग जो अपना ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप का नाम है यहाँ पे जाठाज, या फिर आप इसको मिसल्स भी कह सकते हो। जाठाज या फिर मिसल्स का मतलब होता है वैसे सिख कम्युनिटी के लोग जो कि लड़ाकू होते हैं, लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ठान लेते हैं कि मुगल से खिलाफ जैसा भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ था। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि गुरु गोविंद सिंह जी चले गए, बंदा बहादुर भी चले गए, लेकिन सिख कम्युनिटी के लोगों ने अपने लड़ाई को बंद नहीं किया, बहुत बहादुर तरीके से उन्होंने लड़ा। आगे बढ़ते हैं। देयर कंबाइंड फोर्सेस वेर नॉन एज द ग्रैंड आर्मी। ग्रैंड आर्मी का मतलब होता है, पंजाबी लैंग्वेज में बात करें तो दल खालसा, यानी कि दल खालसा का मतलब सिंपल सा हो गया, या फिर ग्रैंड आर्मी का मतलब सिंपल सा हो गया कि सिख कम्युनिटी में जितने भी प्रकार के लोग थे जो कि लड़ना जानते थे, बहादुर थे, लड़ने से पीछे नहीं हटते थे, और अपने पंजाब को बचाने के लिए जो करना पड़े वो लोग करना चाहते थे, उन्होंने अपना
लड़ाई लड़ा मुगल्स के खिलाफ, ठीक है। तो उन लोगों के आर्मी को, उन लोगों के एक तरीके से ग्रुप को कहा गया क्या, ग्रैंड आर्मी, यानी कि पंजाबी लैंग्वेज में बात करें तो दल खालसा, ठीक है। इन लोगों ने मुगल से खिलाफ खूब लड़ा। आगे, द इंटायर बॉडी यूज्ड टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस नॉन एज रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु। यानी कि बेसिकली अब ये पंजाब के अंदर जितने भी सिख कम्युनिटी के बहादुर बहादुर लोग थे जो कि मुगल से खिलाफ लड़ना चाहते थे, वो लोग अमृतसर में मिले। कब मिले, बोलो बेसिकली अमृतसर में ही मिलते थे। कब कब मिलते थे, दो टाइम पे मिलते थे। एक बार बैसाखी के टाइम पे, बैसाखी का टाइम का मतलब हो गया वही अप्रैल मई के आसपास, ठीक है ना, जब फसल वगैरह कट रहे होते हैं। और पंजाब में एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है, बैसाखी मेला, जब वहाँ पे फसल कटते हैं ना, तब उसके खुशी में। तो बैसाखी के टाइम पे और एक दिवाली के टाइम पे ये सारे के सारे लोग अमृतसर में मिलते थे, ये डिस्कशन करने के लिए कि आगे हम लोगों को अपना डिसीजन कैसे लेना है और किसके खिलाफ क्या लड़ाई लड़ना है, ठीक है। टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस नॉन एज रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु। बेसिकली ये लोग ये मान के इकट्ठा होते थे कि हम लोग जो कर रहे हैं अपने गुरु के रास्ते पे चल के करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग पहले किसी पे अटैक नहीं करेंगे, यदि सामने वाला हमको परेशान करेगा, हमारे बारे में गलत चाहेगा, तब फिर हम उसको जवाब देंगे। बेसिकली ये लोग अपने गुरु को बहुत ज़्यादा मानते थे, किनको, गुरु गोविंद सिंह जी को, और उनके ही याद में ये लोग अपना ग्रुप बना के लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, ठीक ना। आगे, अ सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस्ड offering protection to cultivators on the payment of a tax of 20% of the produce। अब देखो हुआ क्या, ये सिख कम्युनिटी के सारे लोग मिल के डिसाइड करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का नाम होता है राखी। राखी का मतलब क्या था, ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब होता क्या था ना, आप ऐसे समझो, पंजाब में टैक्स देना पड़ता था लोगों को। वो टैक्स लेता कौन था, मुगल्स लेते थे। अपने अनाज का कितना, 20%। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हमने 10 बोरी अनाज उपजाया, 10 बोरी का 20% कर लो, बेसिकली 2 बोरी, खास करके आप 2 बोरी नहीं, जैसे मान लो हमने 10 बोरी अनाज उपजाया, 10 बोरी का 20% जो भी होगा मान लो, उतना अनाज किसको जाएगा, टैक्स के रूप में मुगल्स को। अब इन लोगों ने सोचा कि भाई खेती कर रहे हैं हमारे लोग, खून पसीना बहा रहे हैं हमारे लोग, और टैक्स ले रहा है कौन, बैठे बैठे मुगल्स। ये अब हम नहीं होने देंगे। तो इसको इन्होंने बंद करने के बारे में सोचा, एक सिस्टम लगा के। उस सिस्टम का नाम क्या था, राखी। ओके, आगे, गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी का क्या मानना था, गुरु गोविंद सिंह जी का मानना था कि पंजाब हमारा है, इस पे रूल भी किसका होगा, हमारे ही लोगों का होगा, दूसरे किसी का नहीं होगा। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी के जाने के बाद भी उनके जो स्टूडेंट लोग थे, उन्होंने मुगल्स के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है राज करेगा खालसा। राज करेगा खालसा का मतलब हो गया कि जो खालसा है, जो सिख कम्युनिटी के बहादुर लोग हैं, वही पंजाब पे रूल करेंगे, मुगल्स को कभी रूल करने नहीं दिया जाएगा। ये किसका मानना था, गुरु गोविंद सिंह जी का मानना था, और यही विचार उनके स्टूडेंट्स ने भी आगे चल के फॉलो किया। मुगल के खिलाफ खूब लड़े वो लोग। द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंदस टू द जमुना, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर। यानी कि सिख कम्युनिटी ने, सिख लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक मुगल के खिलाफ लड़ाई लड़ा और अपने एरिया को मुगल्स के कब्जे में कभी भी जाने नहीं दिया। और उस समय पे सिख टेरिटरी जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ करता था, इंदस से लेकर जमुना तक। यानी कि बेसिकली आप कह लो, इंदस का मतलब हो गया नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान तरफ, वहाँ से लेकर जमुना, जमुना मतलब गुजरात तरफ, वहाँ पाकिस्तान से लेकर गुजरात तरफ इतना दूर तक सिख कम्युनिटी के एरिया हुआ करते थे।
यहाँ पे उनका ही कंट्रोल रहा, मुगल्स काफ़ी लंबे समय तक रूल नहीं कर पाए, ठीक ना। लेकिन आज आप देखोगे पंजाब बहुत छोटा बन गया हमारा आज, क्योंकि वो अलग अलग हिस्से में बंट गया है। आगे, वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह एंड इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799। यानी कि सिख कम्युनिटी के एक मतलब सिख कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल राजा का नाम था महाराजा रंजीत सिंह। इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था लाहौर में, यानी कि लाहौर में बैठ के ये पूरे के पूरे सिख टेरिटरी पे नज़र रखते थे। मतलब कि जहाँ तक सिख लोगों का कंट्रोल था वहाँ तक के एरिया पे ये लाहौर में बैठ के नज़र रखते थे और अपने पूरे सिंहासन को चलाते थे। और आज ये लाहौर कहाँ पे पड़ता है बताओ? पाकिस्तान में पड़ता है। पहले तो सब एक था, अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया सिख कम्युनिटी के बारे में भी। इससे यही समझ में आता है कि ये लोग भी बहुत बहादुर लोग थे। इन्होंने हमेशा मुगल से खिलाफ लड़ाई लड़ा है और हमेशा चाहा है कि हमारा जो एरिया है वो मुगल से कब्जे में ना जा पाए, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे मराठाज के बारे में और जाट्स के बारे में, लेकिन अगले वाले क्लास में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मराठाज के बारे में, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मराठा के बारे में। उन्होंने किस तरीके से अपना राज सिंहासन चलाया, किससे कब लड़े, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस वाले टॉपिक में। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दी मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा सिख के बारे में, उसी तरीके से हमारा है मराठा किंगडम। तो इनका भी अपना खुद का एक बहुत बड़ा राज सिंहासन वगैरह अपना साम्राज्य हुआ करता था। ये लोग भी बहुत पावरफुल थे अपने आप में। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टोलिस्ट प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। अब देखो, ये जो मराठा है बेसिकली ये इतना पावरफुल हो पाए एक व्यक्ति की वजह से, मोबाइल पीजेंट पेस्टोलिस्ट। देखो इसमें ना पीजेंट पेस्टोलिस्ट का मतलब होता है वैसे किसान जो कि अपने जानवरों के साथ हमेशा मूव करते रहते हैं इधर से उधर, ताकि उनके जानवरों को अच्छा अनाज मिल सके। तो इन प्रकार के लोगों ने मराठा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आर्मी देकर। मतलब कि मराठा लोगों ने इन लोगों को अपने यहाँ पे बुलाया लड़ने के लिए और ये लोग चले भी गए। तो सिंपल से ध्यान रखना है, पहला बात ये कि मराठा किंगडम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा किंगडम था। इस मराठा को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने सपोर्ट किया उनको आगे बढ़ाने में, तो वैसे किसान जो कि अपने जानवरों को लेकर उधर उधर जाते रहते थे, घूमते रहते थे, ताकि उनके जानवरों को अच्छा अनाज मिल सके। तो ऐसे लोगों ने आर्मी के तौर पे काम किया है, किसके लिए? मराठा लोगों के लिए। और मराठा इस तरीके से फिर आगे निकल गए, ठीक है, बहुत आगे बढ़ गए। उसके बाद है हमारा शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब बेसिकली साउथ इंडिया का ये बात कर रहा है। तो शिवाजी ने भी इन प्रकार के लोगों का इस्तेमाल करके इन लोगों को अपने आर्मी में भर के मुगल्स के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे साउथ इंडिया में। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि हुआ कि मराठा भी इतना पावरफुल इसलिए हो पाए क्योंकि उनको किसान लोगों का सपोर्ट मिला था। और किसान लोग अपने आप में बहादुर होते हैं, पीछे हटने वाले होते नहीं हैं। और वैसे भी, और उसमें भी वैसे किसान जो कि अपने जानवरों का देख रेख करते हैं। तो उन लोगों ने मराठा लोगों को साथ दिया और शिवाजी एक मराठा राजा थे, इन्होंने इन सारे लोगों को लेकर चले गए मुगल्स के साथ लड़ने के लिए। काफ़ी अच्छा लड़े ये। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर शिवाजीज डेथ power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmins who served Shivaji's successor as पेशवा। बेसिकली कहने का मतलब है कि शिवाजी के डेथ के होने के बाद, शिवाजी जब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बाद मराठा साम्राज्य को यदि किसी ने आगे बढ़ाया तो उस व्यक्ति मतलब बेसिकली यदि उसको किसी ने आगे बढ़ाया तो एक फैमिली है, फैमिली का नाम है चित्तपवन ब्राह्मण्स, ठीक, ब्राह्मणास आप कह सकते हो या फिर ब्राह्मण्स भी कह सकते हो। चित्तपवन ब्राह्मण्स ये एक ऐसे फैमिली हैं जिन्होंने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया और इन्होंने अपने आप को मान लिया कि हम क्या है, शिवाजी के सक्सेसर है, यानी कि उनके बाद यदि उनका कोई राजगद्दी संभालेगा तो वो हम संभालेंगे। और ये लोग अपने आप को क्या मानने लग गए? पेशवा। इन्होंने अपने आप को बोला पेशवा।
तो बेसिकली कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि शिवाजी जब तक थे तब तक मराठा किंगडम को उन्होंने अच्छी तरीके से चलाया, लेकिन जब वो चले गए तो चित्पवन ब्राह्मण्स के फैमिली ने मराठा किंगडम को संभाला और इन्होंने अपने आप को शिवाजी का उत्तराधिकारी बना दिया। मतलब कि शिवाजी के बाद ये लोग अपने मराठा किंगडम को चलाएंगे और इन लोगों ने अपने आप को पेशवा बोला, यानी कि ये लोग अपने आप को पेशवा बोलते थे। उसके बाद पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। मराठा किंगडम का जो कैपिटल है वो किसको बनाया गया? पूना को बनाया गया, यानी कि पूना में ही बैठ के अब पूरा मराठा किंगडम पे नज़र रखा जाएगा, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर अगला, अंडर द पेशवाज द मराठाज डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब ये लोग रूल कर रहे थे, कौन? चित्पवन ब्राह्मण्स के परिवार लोग जब रूल कर रहे थे, बेसिकली अब मराठा किंगडम तो इन्हीं का हो गया था एक तरीके से। तो ये लोग जब रूल कर रहे हैं और इन्होंने अपने आप को क्या बोला था? पेशवा बोला था। तो इन्होंने अपने अंडर में मराठा साम्राज्य को बहुत बड़े लेवल पे लेकर गए, यानी कि इन लोगों ने मराठा किंगडम को झुकने नहीं दिया, बहुत दूर तक लेकर गए और इन लोगों का जो आर्मी है उनका लेवल भी दिन पर दिन बढ़ता चला गया। बेसिकली आप कह सकते हो कि मराठा किंगडम भी धीरे धीरे और मजबूत होता चला गया। बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड, यानी कि 1720 से लेकर 1761 यानी कि 1720 से लेकर 1761 के बीच में मोटा मोटी आप कह सकते हो 41 ईयर्स। इस 41 ईयर्स में मराठा किंगडम जो है ना बहुत दूर तक फैल चुका था और इनका आर्मी भी बहुत ज़्यादा तगड़ा मजबूत हो चुका था। ठीक है, आगे मलवा एंड गुजरात वेयर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720। देखो, मलवा और गुजरात ये दोनों जगह पहले मुगल से कब्जे में हुआ करता था, इन दोनों जगह को मराठा ने अपने कब्जे में कर लिया। कब? 1720 में। देखो, मराठा को टक्कर, मतलब कि मुगल्स को टक्कर देना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन ये मराठा किंगडम मुगल्स को टक्कर दे रहे हैं और यहाँ तक मलवा और गुजरात को अपने कब्जे में भी इन लोगों ने मुगल से छुड़ा के अपने कब्जे में रख लिए। तो बहुत बड़ी बात है ये। इससे साफ दिख रहा है कि मराठा किंगडम भी झुकने वाला नहीं था, बहुत मजबूत था। आगे, बाय द 1730 द मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर दक्कन पेनिनसुला, यानी कि 1730 तक लगभग मराठा राजा ने अपने आप को यहाँ का एक तरीके से कह सकते हो कि कर्ता धर्ता घोषित कर दिया दक्कन पेनिनसुला का। दक्कन पेनिनसुला का सिंपल सा मतलब हो गया, आप कह सकते हो लगभग साउथ इंडिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बोलूँ तो आप बोल सकते हो गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सारे जगहों पे मराठा का अच्छा खासा जो कब्जा था वो हो चुका था। कब तक? 1730 तक। और ये लोग अपने आप को वहाँ का कर्ता धर्ता मानने लगे थे। बेसिकली इन लोगों का कब्जा वहाँ पे बड़े लेवल पे हो चुका था। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 the frontiers of Maratha domination expanded rapidly into Rajasthan and the Punjab in the north, Bengal and Odisha in the east, Karnataka and Tamil in the south। यानी कि यहीं पे मराठा चुप नहीं रहे, इतना पे इन्होंने शांत नहीं हुए। ये लोग और ज़्यादा अलग अलग जगह को अपने कब्जे में करने के बारे में सोचा। अब इन लोगों ने सोचा कि भैया इतना तो हमने कब्जा कर ही लिया, अब चलते हैं दिल्ली। तो इन्होंने दिल्ली पे भी हमला किया, दिल्ली को भी अपने कब्जे में किया। उसके बाद इनका साम्राज्य और बढ़ने लगा, तो ये अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते अपना कंट्रोल राजस्थान और पंजाब पे भी कर लिया, बंगाल और उड़ीसा पे भी कर लिया, कर्नाटका और तमिलनाडु में भी कर लिया। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ, वेस्ट और साउथ और ईस्ट इन सब जगह पे इनका कब्जा हो चुका था। जैसे पहले आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे दिल्ली पे कब्जा इसका हो ही चुका था। उसके बाद आप देखोगे राजस्थान और पंजाब ये बेसिकली हमारे नॉर्थ में पड़ता है, बंगाल और उड़ीसा ये ईस्ट में पड़ता है, कर्नाटका और तमिलनाडु साउथ में पड़ता है। तो लगभग आप कह सकते हो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और बीच वाला जो जगह है दक्कन वाला जो हमने कहा आपको, उस पर तो कब्जा इनका पहले से ही था। तो लगभग आप कह सकते हो कि मोटा मोटी ओवरऑल इंडिया के अधिकतर पार्ट पे मराठा लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये आप सीधा मान सकते हो कि सीधे सीधे टक्कर किसको दे रहे थे? मुगल्स को टक्कर दे रहे थे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे मुगल्स ही रूल किए थे और अब मराठा रूल कर रहे हैं। तो ये लोग मुगल्स को टक्कर सीधा सीधा दे रहे थे। आगे, दीज वेयर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर बट वेयर मेड टू पे ट्रिब्यूट, यानी कि
हर जगह पर इनका सीधा कंट्रोल नहीं था, अधिकतर जगह पर इनका सीधा कंट्रोल था, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे इनका सीधा कंट्रोल नहीं था। लेकिन हाँ, इतना दबदबा था कि तुम टैक्स, पैसा, सब कुछ लाके हमको दोगे, ठीक ना। मतलब ये होगा कि मराठा ने जिस एरिया को अपने कब्जे में पूरी तरीके से कर लिया, वो तो इसके कब्जे में ऑटोमेटिक आ ही गया। अब जिसके ऊपर इन्होंने अच्छी तरीके से कब्जा नहीं किया था, उसको भी अपने दबाव में रखा था कि हम जो बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। ओवरऑल घुमा फिरा के कह सकते हो कि अधिकतर इंडिया का पार्ट इनका बात सुन रहा था। एक्सपेंशन ब्राउड इनॉर्मस रिसोर्सेस, मराठा का पावर धीरे धीरे क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। तो बताइए इसका रिसोर्स यानी कि मराठा का खजाना घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा? बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे, बहुत मजबूत हो गए मराठा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। आगे, द मराठाज डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। अब मराठा ने ये देखा कि भाई इतना बड़ा हमारा साम्राज्य है, इतने बड़े इंडिया के इतने बड़े पार्ट पे हमारा कंट्रोल है, बहुत लोग हमसे थर थर काँपते हैं, तो अब इससे काम नहीं चलेगा, अब रूल भी करो तो थोड़ा सही तरीके से करो। यानी कि रूल करने का तरीका भी इन लोगों ने काफ़ी हद तक सही तरीके से लॉन्च किया था। मतलब आप ये कह सकते हो कि इन लोगों का रूल करने का तरीका भी बड़ा अच्छा था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि किसी से भी मार पीट के टैक्स ले लो, वो टैक्स देने में सक्षम नहीं भी है फिर भी टैक्स ले लो, ऐसा नहीं था। ये लोग सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। वंस कॉन्क्वेस्ट हैड बीन कंप्लीटेड एंड मराठा रूल वाज सिक्योर, रेवेन्यू डिमांड्स वेर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि बेसिकली मराठा ने कई सारे जगहों पर हमला किया, उसको अपने कब्जे में कर लिया, जिसको अपने कब्जे में नहीं कर पाए वहाँ पे अपना दबदबा बना दिया। हर जगह से इनको क्या आ रहा था, रेवेन्यू आ रहा था, यानी कि पैसा इनको हर जगह से आ रहा था। और इसके पास इतना ज़्यादा पैसा आने का सिंपल सा मतलब है कि ये अपने सिस्टम को सही तरीके से चला पाएगा और पूरे इंडिया को सही तरीके से रूल कर पाएगा, वही सारा चीज़ हुआ। उसके बाद एग्रीकल्चर वॉर इनकरेज एंड ट्रेड रिवाइव्ड। मराठा ने इंडिया पे केवल रूल नहीं किया, बल्कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर को सुधारा भी, यानी कि खेती बाड़ी को अच्छा किया। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रेडर थे, जो कि खरीद बिक्री का काम करते थे, व्यापारी लोग, उनको भी अच्छा खासा मौका ट्रेड करने का दिया। बेसिकली आप कह सकते हो कि मराठा के टाइम पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। दिस अलाउड मराठा चीफ्स में हम लोग उसको सरदार बोलते थे। मराठा चीफ्स का मतलब हो गया, मराठा में थोड़ा सा बड़े लेवल पे जो आदमी होते थे उनको हम लोग सरदार बोलते थे। लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोंसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेस टू रेज पावरफुल आर्मीज। मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, देखो साफ लिखा हुआ है, दिस अलाउड मराठा चीफ्स, समझिए ध्यान से, इतने बड़े लेवल पे मराठा का क्या हो चुका था, पावर बढ़ चुका था। तो कुछ मराठा यहाँ पे हमारे सामने हैं, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले। ये कुछ ऐसे मराठा परिवार हैं जिन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे अपने आर्मी को बनाया था और बहुत ही बड़े लेवल पे पैसे भी कमाए थे और बहुत अच्छी तरीके से ये लोग अपने अपने जगह को कंट्रोल भी करते थे। और ये सब ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि लोगों से इनको प्यार मिलता था। बेसिकली देखो सिंपल सी बात है, राजा यदि अच्छा बर्ताव लोगों के साथ करेगा तो लोग भी राजा के साथ अच्छा बर्ताव ही करेंगे। तो मराठा का कोई भी राजा उतना ख़राब भी नहीं था, सारे अच्छे थे, सब मिलके अपना रहते थे। तो ये कुछ ऐसे थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया हो गए, बड़ौदा के गायकवाड़ हो गए, फिर से नागपुर के भोंसले हो गए। तो ये सारे कुछ मराठा परिवार हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से मराठा परिवार को, मतलब कि मराठा किंगडम को अच्छे तरीके से रूल किया है। बहुत बड़े बड़े पावरफुल इनके पास आर्मी अपने हुआ करते थे और पैसा का तो कोई कमी था ही नहीं इनके पास। न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज्ड विद इन द एरियाज कंट्रोल्ड बाय द मराठाज। और मराठा का एरिया, मतलब मराठा का कंट्रोल जहाँ जहाँ इंडिया पे था, उन हर जगह पर ट्रेड करने का जो रास्ता था वो अलग अलग रास्ता ये लोग बनाते रहते थे ताकि लोगों को ट्रेड करने में कोई दिक्कत भी ना हो। बेसिकली आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा मामला ये लोग सही करने के बारे में सोचते थे। रूल करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों से टैक्स वगैरह भी लेते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन रूल करने का तरीका इनका सबसे अच्छा था, बढ़िया था, लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते थे। तो ये हो गया हमारा मराठास के बारे में। अगला हमारा है जाट्स। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। जाट्स हमारा क्या है, देखो पहला है लिखा हुआ जाट्स के बारे में, द जाट्स वेयर प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरलिस्ट। जाट्स बेसिकली होते वैसे लोग हैं जो कि बहुत बड़े किसान होते हैं,
बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसे किसान जो बहुत बड़े किसान हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वैसे लोगों को उस समय पे क्या कहा जाता था? जाट कहा जाता था। जैसे आज भी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में ऐसे कई सारे किसान हैं जिनके पास बहुत ज़मीन है, उनको क्या कहा जाता है? उधर जाट कहा जाता है। ठीक है, आगे। टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकेम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स इन द एरियाज डोमिनेटेड बाई देम। तो यहाँ पे दो जगह है, पहला पानीपत और दूसरा बल्लभगढ़। तो पानीपत और बल्लभगढ़ ये दो जगह जाट लोगों का बड़ा फेमस एरिया हुआ करता था, क्योंकि पानीपत और बल्लभगढ़ में ही ये लोग आके अपने खेत का सारा सामान बेचते थे। जैसे खेत में चावल, दाल, गेहूँ ये सब उगाया, तो भाई आके आप कहीं भी बेचोगे ना, उसको घर में रखने के लिए तो खेती की नहीं है। तो ये लोग पानीपत और बल्लभगढ़ में आके अपने सामानों को बेचते थे। तो इनके लिए पानीपत और बल्लभगढ़ जो टाउन था वो बड़ा फेमस हुआ करता था। और इन दोनों जगह पे कंट्रोल किसका होगा? इन्हीं लोगों का होगा, सिंपल सी बात है। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। अब उसी में हमारा एक और आदमी का नाम यहाँ पे है, सूरजमल। ये आदमी भरतपुर पे कब्जा, मतलब भरतपुर को ये कंट्रोल करते थे। भरतपुर को ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट बना देते हैं, यानी कि भरतपुर को ये बाकी सारे अलग अलग एरिया से काफ़ी मजबूत बना देते हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप में बहुत बड़े आदमी थे, इनके पास पैसा वगैरह का कोई कमी नहीं था। उसके बाद है हमारा व्हेन नादिर शाह सैक्ड दिल्ली इन 1739 मैनी ऑफ द सिटीज़ नोटेबल्स टुक रेफ्यूजी देयर। अब देखो हुआ क्या, नादिर शाह ये भी एक बहुत बड़े जाट थे, ये दिल्ली पे अपना बेसिकली कंट्रोल जमाए हुए थे। ये क्या करते हैं 1739 में दिल्ली को छोड़ देते हैं, यानी कि दिल्ली में अब ये रहना पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे ही ये दिल्ली को छोड़े, बाकी जो छोटे छोटे लोग थे दिल्ली में रहने वाले, उन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना पूरा का पूरा डेरा जमा लिया। ठीक है, हिज सन जवाहिर शाह हैड 30,000 ट्रूप्स ऑफ हिज ओन and hired another 20,000 मराठा and 15,000 सिख ट्रूप्स टू फाइट द मुगल्स। और ये जो आप देख रहे हो नादिर शाह, जिसका कब्जा दिल्ली पे था, इन्होंने दिल्ली कब छोड़ा? 1739 में। 1739 में ये दिल्ली को छोड़ देते हैं, लेकिन इनके छोड़ने के बाद जो इनका बेटा है, ये और अच्छे तरीके से अपने सिंहासन को चलाता है और बढ़ाता है। जैसे देखो, नादिर शाह का बेटा का नाम है जवाहिर शाह। इनके पास 30,000 ट्रूप्स अपना खुद का है। ट्रूप्स का मतलब हो गया सिंपल सा कि 30,000 सैनिक इनके पास अपने खुद के हैं, सोचो। उसके बाद 20,000 मराठा से ले रखा है इन्होंने, और 15,000 सिख लोगों से सिख लोगों का आर्मी अपने यहाँ पे रख रखा है। और इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके ये लड़े थे, किसके खिलाफ? मुगल्स के खिलाफ। तो सोचो मुगल्स का क्या हाल हुआ होगा। 30,000 और 20,000, 50,000 और 15,000, 65,000, यानी कि 65,000 सैनिक इनके पास थे। इतने सारे लोगों के साथ ये मुगल्स के खिलाफ लड़े थे। समझ में आया बात? ये था हमारा पूरा का पूरा जाट्स के बारे में पूरा कहानी। तो जाट्स का कहानी भी बड़ा अच्छा कहानी है, इनका भी जो कहानी है वो पूरा बहादुरी वाला है। मुगल्स के आगे ये लोगों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ा है। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हो गया हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म। चैप्टर तो ख़त्म हुआ ही, इसी तरीके से हमारे क्लास 7 का जो पूरा हिस्ट्री था वो भी हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अब बताइए आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट है? समझ में आया सब कुछ? चलिए, अब ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को करना क्या है, किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो उस वीडियो में जाके आपको कमेंट कर देना है। यहीं पे हमारे क्लास 7 का हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, सिविक्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।